गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? सो आज का हमारा सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम सीख रहे हैं GSTR 3B एंड GSTR 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 2 आवर्स या अप्रोक्सीमेट 2.5 आवर्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्विकली, एग्जैक्टली 4 बज गए हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे GST रिटर्न्स की। GST में बहुत सारी रिटर्न हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ GSTR 1 और GSTR 3B ही है। GSTR 1 भी है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, GSTR 9, 10 एंड 11। ये है हमारी जीएसटी की रिटर्न्स। एक बार बात करते हैं है क्या। GSTR 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स के लिए एक नॉर्मल टैक्स पेयर को मैंडेटरी है फाइल करना। वेदर आपकी किसी महीने में सेल है भी नहीं, तब भी आपको अपनी GSTR 1 फाइल करना मैंडेटरी है। तो जीएसटी में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद, चाहे आप कंपोजिट टैक्स पेयर है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, एनआरटीपी है, आईएसडी है, जो भी है आप, जो भी रिटर्न आपके लिए रिलीवेंट है, आपको उसे फाइल करना ही है। GSTR 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, तो ये जब GST आया था तो अनाउंस तो की गई थी, बट ये रिटर्न्स आई ही नहीं। इसकी बजाय एक रिटर्न आई 3B, ठीक है, जिसे हम अभी तक फाइल करते हैं। दिस इज द प्रोविजनल रिटर्न। ये एग्जैक्टली रिटर्न नहीं है, प्रोविजनल रिटर्न है। ये टैक्स पेयर्स की कन्वीनियंस के लिए आई थी, इशू की गई थी कि इसमें प्रोविजनल आईटीसी ले सकते हो, आप अपना प्रोविजनल आउटवर्ड लाइबिलिटी दिखा सकते हो, और जीएसटी की जो पेमेंट है वो भी हम 3B के साथ ही करते हैं। और 3B की डेट, लेट फी, अभी ये सब भी हम जानेंगे। फिर हमारी रिटर्न है 4। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक है, इसका भी सेशन है हमारा नेक्स्ट संडे, वहां पे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। GSTR 5 हमारी रिटर्न है एनआरटीपी के लिए, यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए। 6 है हमारी आईएसडी के लिए। 7 है हमारी जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में। 8 है हमारी जो टीसीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में। GSTR 9 हमारी है एनुअल रिटर्न। ठीक है, ये तो एनुअल रिटर्न है नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए। इसके अलावा भी है एक फॉर्म है हमारा 9A, ये है कंपोजिट टैक्स पेयर्स की एनुअल रिटर्न। ठीक है, और एक है हमारा 9C, ये है जीएसटी ऑडिट। तो अब 18-19 में जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें जीएसटी ऑडिट कराना है। इससे पहले टर्नओवर की लिमिट थी 2 करोड़ की। फिर हम बात करते हैं GSTR 10 की, ये हमारी है फाइनल रिटर्न। और 11 भरते हैं UIN होल्डर्स, जिनके पास UIN नंबर होता है वो 11 फाइल करते हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली रिटर्न्स के बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जो आज हमारे टॉपिक रहेंगे मेन, GSTR 1 एंड GSTR 3B। ये अभी हम लाइव देखेंगे कैसे फाइलिंग होती है, पर पहले मैं आपको 3B सिखाऊंगी, फिर हम GSTR 1 पे बढ़ेंगे। तो 3B की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताना चाहूंगी। 3B के साथ आप पे करते हो GST, तो मेक श्योर जो भी आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी है आईटीसी सेटल करने के बाद आपको जरूर पे करनी है थ्रू योर 3B। अब इसकी बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। इसकी लास्ट डेट है 20th ऑफ एवरी मंथ। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अभी हम कौन से मंथ में हैं? जुलाई 2020 अभी रनिंग में है। इसकी रिटर्न यानी इस मंथ में मैंने जो आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली या फिर आईटीसी जो भी परचेजेस किए होंगे उन सभी के लिए मैं रिटर्न भरूंगी। कब तक? 20th अगस्त तक। मतलब नेक्स्ट मंथ हम 20th तक फाइल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आप और समझ लो। एक हम बार बार बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई और एक हम बार बार बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। ये होती है आपकी सेल, ये होती है आपकी परचेज। इसे कहीं पर अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो, क्योंकि जीएसटी में यही जो लैंग्वेज है ये यूज होती है। आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सप्लाई या सेल एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर योर परचेजेस। एंड आईटीसी का आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और मैंने आपको दो टर्म्स पहले ही बता दी थी, B2B एंड B2
सी। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। यानी जो पर्सन रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को सप्लाई करता है, दोनों ही रजिस्टर्ड है तो B2B सप्लाई। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को या कस्टमर को सप्लाई करता है तो वो होती है B2C सप्लाई। तो इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि अब ये बार बार आपको रिटर्न में यूज होने वाली है। अब मैंने आपको जो 3B की डेट बताई है 20 अगस्त, एक्चुअली इसे गवर्नमेंट अब चेंज कर चुकी है। जी हाँ, अब 3B की तीन डेट्स हैं, 20, 22 एंड 24। चलिए अब हम इसे एक बार समझते हैं। चलते हैं अपनी डे 5 की पीपीटी पर। पहले हम जानेंगे 3B किसे फाइल करनी है। हर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, उसे 3B फाइल करनी है, वेदर वो नील की ही क्यों ना हो। तो मैंने आपको बोला एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो मिस मत करना अपनी जीएसटी रिटर्न्स, वरना लेट फी बियर करनी पड़ती है। तो 3B नॉर्मल टैक्स पेयर्स को भरनी है, इनको नहीं भरनी कौन है? आईएसडी, कंपोजिट डीलर, ओआईडीआर और एनआरटीपी। क्यों? क्योंकि इनकी अलग रिटर्न्स है, मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी सारी रिटर्न्स। अब बात करते हैं लेट फीस की। अब जीएसटी या 3B अगर कोई पर्सन फाइल नहीं करेगा, अगर उसकी नील की रिटर्न है, नील 3B है, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है या आईटीसी नहीं है, मतलब दोनों ही चीजें ना होने पे नील रिटर्न मानी जाती है। कुछ लोग ना ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी सेल तो नहीं है पर मेरी परचेज है जिसका आईटीसी मुझे लेना है 3B में, तो क्या वो नील रिटर्न मानी जाएगी या नहीं? वो नील रिटर्न नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वो ये माना जाएगा जैसे आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो चाहे आपकी आउटवर्ड सप्लाई, मतलब अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई प्लस आईटीसी दोनों है तो आपकी रिटर्न नील की नहीं है, या फिर आपकी सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई है तो भी आपकी रिटर्न नील की नहीं है, या फिर आपकी सिर्फ आईटीसी है तो भी आपकी रिटर्न नील की नहीं है। जब ना तो ये हो और ना ही ये हो तो आपकी रिटर्न नील की है, ठीक है। ना आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई की है, ना आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आप नील 3B फाइल कर रहे हो। इसकी लेट फीस है 20 रुपीज पर डे। जब तक आप फाइल नहीं कर दोगे तब तक 20 रुपीज पर डे का टैक्स लगेगा। ये बाइफरकेट होता है, 10 रुपीज चले जाते हैं सीजीएसटी में और 10 रुपीज चले जाते हैं एसजीएसटी। ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर आपकी रिटर्न नील की नहीं है तो 50 रुपीज पर डे की पेनल्टी आप पे लगती है। 25 रुपीज मेरा सीजीएसटी का रहता है और 25 रुपीज मेरा एसजीएसटी का रहता है, ठीक है। और जैसे ही आप 3B को लेट करते हो, दैट मीन्स आपने जीएसटी पे करना था 3B के साथ, दैट मीन्स आपने जीएसटी की पेमेंट भी लेट की। अगर आपका जीएसटी बनता है तो वो जीएसटी आपको विद इंटरेस्ट पे करना होता है, जो होता है 18% पर, है ना। अब बार बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्रोस लाइबिलिटी पे भरे या नेट लाइबिलिटी पे भरे, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट में है। इस पे इवन प्रेस रिलीज भी आ चुकी है काउंसिल की, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। करना तो है गवर्नमेंट ने इसे नेट लाइबिलिटी पे, बट स्टिल करा नहीं है। मतलब जो हमारा सेक्शन 50 है, इसके लिए सेक्शन 50 चेंज होना है। सेक्शन 50 को अभी तक चेंज नहीं किया है। जैसे ही ये चेंज हो जाएगा तब हम मानेंगे कि नेट लाइबिलिटी पे हमें टैक्स देना होता है। अब ये नेट और ग्रोस लाइबिलिटी क्या है, कुछ को ये भी नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। ग्रोस लाइबिलिटी मतलब मान लीजिए आपकी आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स है 1 लाख, दिस इज योर ग्रोस लाइबिलिटी। आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 50,000, ठीक है। अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपकी लाइबिलिटी में से माइनस कर दूं तो कितना बचा? 50,000। दिस इज योर नेट लाइबिलिटी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला हुआ है सेक्शन 50 में जो लिखा है वो लिखा है कि आपको इंटरेस्ट देना है इस पर। सेक्शन 50 स्टिल यही बोलता है कि इस पर इंटरेस्ट देना है एट द रेट 18% पर एनम, ठीक है। बट बहुत सारे इस पे रिप्रेजेंटेशंस गए तो उसके बाद ये बोला गया कि आप इस पे टैक्स दे सकते हो, प्रेस रिलीज भी आ गई, बट अभी तक सेक्शन 50 को चेंज नहीं किया गया है। सो स्टिल दिस इज अ डिस्प्यूटेड मैटर। जब तक लॉ चेंज नहीं होता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नेट लाइबिलिटी पे टैक्स देना है। बट अभी का सिनेरियो बता देती हूँ कि लोग फॉलो किसे कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग नेट लाइबिलिटी पे ही टैक्स पे कर रहे हैं। बट इस केस में क्योंकि सेक्शन 50 चेंज नहीं हुआ है तो नोटिस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है? मंथली, मतलब आपने अगर ये वाली रिटर्न, चले एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं।
मान लीजिए आपकी ग्रोस लाइबिलिटी थी 1 लाख, आईटीसी था आपका 50,000, नेट लाइबिलिटी आई 50,000, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। मान लीजिए इसके लिए रिटर्न भरनी थी आपको 20 अगस्त, आपने ये रिटर्न भरी 20 सितंबर, ठीक है, तो आपने इसे डिले कर दिया, 20 अगस्त को भरना था, 20 सितंबर को भर रहे हो, 1 मंथ का डिले कर दिया, तो इस पे 18% इंटू 1/12 करके इंटरेस्ट पे कर दो, ठीक है, जितने महीने डिले करते रहोगे उतने महीने का इंटरेस्ट लगाते रहो, ठीक है। तो चलिए, so let's now begin our 3B. We are moving on to the 3B सेशन। हाँ, पहले 3B की डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्टेगर्ड हो गई हैं, वो बात कर लेते हैं। अब 3B की 3 डेट्स हैं, 20th को भरनी है कि नहीं जिनकी टर्नओवर है अबव 5 करोड़, 22 को फाइल करनी है ऐसे पर्संस को जिनकी टर्नओवर है लेस देन 5 करोड़ बट इन स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। पहली कैटेगरी के पर्सन 22 तक 3B फाइल करेंगे, दूसरी कैटेगरी के पर्सन 24 तक 3B फाइल करेंगे। ये गवर्नमेंट ने किया क्यों, इसका रीजन था क्योंकि जीएसटी पोर्टल की जो कैपेसिटी है लोड लेने की वो ज्यादा नहीं है, तो सभी पर्सन जनरली लास्ट डे पे काम करते हैं, लास्ट डे पे बहुत रश होने की वजह से हमेशा पोर्टल क्रैश हो जाता था। तो इसी वजह से इन्होंने अब 3 डेट्स कर दी कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इन स्टेट से आप नहीं, मतलब अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके क्लाइंट्स हैं इन स्टेट्स के, जिसकी भी रिटर्न आप भर रहे हो वो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, तो उनकी डेट है 22। इसके अलावा जो स्टेट्स बचती हैं उनकी डेट है 24। यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी। सो दिस इज द ड्यू डेट, आपको ये याद रखनी है। यहाँ पे ये तो हमारी ड्यू डेट है, अभी कोविड की वजह से हमारी डेट्स एक्सटेंड भी हुई हैं, तो जो डेट एक्सटेंड हो जाती है तो फिर आपके लिए एक्सटेंडेड डेट्स एप्लीकेबल हो जाती हैं, बट दीज आर द ड्यू डेट्स। दिस इज द ड्यू डेट, गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दे दैट इज सेपरेट, बट ड्यू डेट यही है। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 3B। अब हम लाइव एक बार समझेंगे 3B को, तो मैं जीएसटी पोर्टल ओपन कर रही हूँ। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ही आप अपनी 3B फाइल कर पाओगे। ये है मेरा डैशबोर्ड, ठीक है। रिटर्न भरने के लिए आप यहाँ से चले जाइए, या तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रही है रिटर्न डैशबोर्ड की, या फिर सर्विसेज में जाके भी रिटर्न्स में जाने पर रिटर्न डैशबोर्ड की आपको ऑप्शन मिल जाती है। तो इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ क्लिक करते ही रिटर्न का पीरियड, किस पीरियड की रिटर्न भर रहे हो, मैं अब भर रही हूँ 2021 की, तो हमारे अब चौथा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है जीएसटी के परस्पेक्ट से, 2021। अब मैं इसमें सिलेक्ट कर रही हूँ जून मंथ, बिकॉज इसमें अभी 3B जून की जानी है, ठीक है। इसकी डेट एक्सटेंड कर दी थी गवर्नमेंट ने, वैसे ड्यू डेट हमारी वही है जो मैंने शेयर की, तो क्योंकि यहाँ 3B की डेट एक्सटेंड हो गई थी जो है 25 सितंबर, जून वाली 3B की, ठीक है। इससे पहले भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी थी, तो कई बार तो पोर्टल पे ठीक डेट आ जाती है, कई बार नहीं आती। तो अगर कभी भी डेट एक्सटेंड हुई है तो आपको एक काम ये करना है कि जिस नोटिफिकेशन के थ्रू डेट एक्सटेंड हुई है उसे अपने पास जरूर सेव रखें, ताकि पोर्टल अगर गलत डेट भी दिखा रहा है तो भी आप अपना नोटिफिकेशन के बेसिस पर ही उसे लास्ट डेट मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लिक करेंगे हम 3B पे। जो भी हम रिटर्न यहाँ सीख रहे हैं, चाहे वो 3B है या 1 है, इन दोनों को ही प्रिपेयर करने के लिए 2 मोड गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन उनके लिए अच्छा है जिनके ज्यादा बिल्स नहीं होते, जिनकी आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा बिल्स के नहीं है। जिनके बिल ज्यादा है तो वो ऑफलाइन मोड से रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, या फिर आजकल जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनमें आप अकाउंटिंग भी करते हो, जैसे टेली से ही डायरेक्टली आपकी 3B एंड 1 फाइल हो जाती है। ऐसी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, पर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जो 3B का के लिए पोर्टल है हमारा, बड़ा अच्छे से रन करता है। लेट फी अभी मैंने बताया ना, अभी हम 3B की बात कर रहे हैं। 3B की जो लेट फी है वो मैंने आपको बता दी, 1 की 1 के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3B पे आते ही
3B पे आते ही आपको यहाँ एक क्वेश्चनियर दिखाई देता है, डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न। ये क्वेश्चनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नील रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस क्लिक कर देंगे तो नीचे के सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे और सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास फाइनल उसे फाइल करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो नील की रिटर्न फाइल करना इज वेरी इजी। सिंपली ये देखिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज करके, जैसे ही आप ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज करेंगे, फाइल विद ईवीसी, प्रीव्यू करने की और फाइल 3B विद डीएससी, सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। क्विकली एक ही मिनटों में नील की 3B फाइल हो जाती है। और आजकल नील 3B फाइल करने के लिए एसएमएस की ऑप्शन भी दे दी है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, जो यहाँ पोर्टल पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू एसएमएस भेज के भी आप नील 3B फाइल कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम नील की बात नहीं कर रहे। नील तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अभी हम बात करेंगे अदर देन नील की। तो जब भी आपकी रिटर्न नील की नहीं है तो आपको यहाँ पहले क्वेश्चन पे नो में टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड, एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई और रिसीव्ड एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपकी सप्लाई है, चाहे वो कोई भी सप्लाई है, एनी सप्लाई, उसमें इंक्लूड कर दी नील रेटेड। अब आपको एग्जैक्टली पता है नील रेटेड क्या है, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, या फिर ऐसी सप्लाई जिसपे आरसीएम में आपको टैक्स भरना है, वो होती है हमारी इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर है तो यस कर दो, मैं तो अभी सब पे ही यस करूंगी। तो अगर आपकी है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन या यूआईएन होल्डर को। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट सेपरेटली मांगती है इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आपने कोई इंटर स्टेट सप्लाई की है इन तीनों कैटेगरी के पर्संस को तो आप इसे यस कर दीजिए, नहीं की है तो नो कर देना। पर अगर की है तो जरूर यस करना और इसकी डिटेल्स को भी जरूर फिल करना। मैं आपको बता दूंगी इसका लॉजिक क्या है, क्यों गवर्नमेंट ये डिटेल हमसे मांगती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्लेम और रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बात हो रही है कि क्या आपका आईटीसी है, क्या आईटीसी आपको क्लेम करना है या रिवर्स करना है। अगर है तो यस करिए, हमारा मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेना है या रिवर्स करना है। Then next question है, have you received any nil rated, exempt और non GST supply during the period। तो आप टैक्सेबल सप्लाईज तो करते ही हो, साथ में नील रेटेड भी है जिसपे टैक्स का रेट 0 है, या कोई होली एग्जाम सप्लाई है जो सेक्शन 11 में एग्जाम कर रखी है, या नॉन जीएसटी सप्लाई जो हमारी है अल्कोहलिक लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ऐसी सप्लाई भी है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। देन डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी लाइबिलिटी। ये जो टैब है ना, ये नंबर एफ है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। मान लो मैंने प्रीवियस मंथ में अपनी 3B लेट की होती तो ये मुझे ऑप्शन नहीं मिलती यहाँ से इसे यस करने की, ये खुद ही एक्टिव हो जाता, खुद ही यस पे टिक होता है, क्योंकि पोर्टल लेट फी अपने आप कैलकुलेट करता है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। इंटरेस्ट आपको खुद कैलकुलेट करना होता है, लेट फी पोर्टल कैलकुलेट करता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्रॉस चेक जरूर कर दें। ठीक है, तो मेरी तो कोई नहीं है लेट फी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया इन्होंने खुद से नो करने की। अगर होती तो मुझे ऑप्शन ही ना मिलती, यहाँ पे यस आ जाता अपने आप। आप देखना, आपको पता चल जाएगा जब फ्यूचर में आप करोगे। देन डू यू हैव एनी टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू ट्रांसफर। अब ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, इसीलिए ये डिसेबल ही है ऑप्शन। बस यहाँ से चूज करके अब हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। तो अब हम आ गए यहाँ, ये हमारे पास खुल गई सारी टेबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब केयरफुली इन्हें अंडरस्टैंड करना, एक एक चीज बड़ी रिलेवेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल नंबर 3.1। इसमें क्या आपको फिल करना है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। दो सप्लाईज की यहाँ बात हो रही है, आउटवर्ड की भी और इनवर्ड की भी। बट इनवर्ड आपकी सारी परचेज नहीं, सिर्फ वो वाली परचेज जिसपे आरसीएम में आपने टैक्स पे किया है। ठीक है, आपको वो पूरी तरह से क्लियर है अब कि आरसीएम की सप्लाई मेरे लिए इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज कौन सी हो सकती है। तो चलिए एक बार इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक बॉक्स आ गया विच इज गिविंग अ वार्निंग टू मी। ये वार्निंग किस लिए है, ये वार्निंग मेरे लिए
आउटवर्ड सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड की है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज कंफर्म बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट हमारा गुड्स का दो तरह से होता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाता है तो उस पे मुझे IGST का रिफंड मिलता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम रिफंड आपको दे देंगे, बट उसकी कुछ गाइडलाइंस है जो हमेशा आपको याद रखनी है। पहला इन्होंने बोला है कि टेबल नंबर अभी जो हमने 3.1 ओपन की है इसमें भी आगे फर्दर ब्रेकअप है, तो ये बता रहे हैं कि 3.1 में 3.1B में आपको एक्सपोर्ट और SCZ की सप्लाई डालनी है, 3.1A या C में नहीं। लोग गलती करते थे, ये बहुत पहले आया था, अब तो लोग इससे अवेयर है कि एक्सपोर्ट की सप्लाई भी 3.1A में या C में दिखा देते थे, जबकि अलग से उसका कॉलम दे रखा है 3.1B, तो वहीं पे डालनी है। और साथ ही एक्सपोर्ट के लिए फिर डिटेल हमारी GSTR 1 में भी भरते हैं हम, टेबल 6A में, तो वहां बोला गया है टेबल 6A और 6B में भी आपने एग्जैक्टली जितना अमाउंट टैक्स का 3B में दिखाया है उतना ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कहीं भी मिसमैच होगा तो आपका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ पे सिंपल मैसेज सा है, वार्निंग सी है। अब तो ये सारे टैक्स पेयर इससे अवेयर भी हैं, इसे ओके कर दो, ठीक है। नाउ हमारे पास अब 3.1 नंबर टेबल के अंदर फर्दर 5 पार्ट है, वेरी रिलेवेंट। हम यहाँ पे क्या भर रहे हैं, अपनी सेल। क्या भर रहे हैं, अपनी सेल। और जो भी सेल हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना, यहाँ तो हम क्या भरेंगे, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और फर्दर टैक्स का बाइफर्केशन। पर अब ये सेल मैंने की किसको है, कोई पर्सन रजिस्टर्ड है उसको कर दी है, कोई अनरजिस्टर्ड है उसको कर दी है, एक्सपोर्ट कर दिया है मैंने, डेबिट नोट बना दिया, क्रेडिट नोट बना दिया, ये सभी बाइफर्केशन मुझे देनी है GSTR 1 में। 3B के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, अपना टैक्स डिस्चार्ज करूंगी और कंसोलिडेटेड बता दूंगी मेरी सेल कितनी है, ठीक है। आप चाहो तो ये पॉइंट नोट करना चाहो अपने पास तो कहीं कर लो कि 3B में तो मैं कंसोलिडेटेड बस सेल की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू बता रही हूँ, 1 में मैं बाइफर्केट करके बताऊंगी कि रजिस्टर्ड को कितनी करी, कस्टमर को यानी अनरजिस्टर्ड को कितनी करी, वो अभी हम GSTR 1 में समझेंगे। तो जो भी यहाँ सप्लाई की है उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो भी डिटेल यहाँ मैंने भरी है उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी GSTR 1 में भी भरनी होती है। तो सभी को हम यही सजेस्ट करते हैं टाइम टू टाइम अपने रिकंसिलेशंस करते रहें 3B एंड 1 के, क्योंकि फिर फाइनल हमें एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है जिसमें इन सभी का कंसोलिडेशन हो जाता है। चलिए पहली जानते हैं, नंबर A। पॉइंट नंबर A बोलता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। सिंपल, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो ना तो जीरो रेटेड है यानी ना तो एक्सपोर्ट की है, ना ही SCZ की है, ना ही नील रेटेड है, 0% वाली भी सप्लाई नहीं आनी यहाँ पे, और ना ही आपकी एग्जम्प्टेड जिसपे GST का रेट एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 11, क्योंकि उनके लिए इन्होंने आगे फर्दर हमें ऑप्शंस नीचे दे दी है। तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, कौन सी, ये वर्ड याद रखिए, सबसे पहले आपकी टैक्सेबल सप्लाई आनी है, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST और सेस। अब बड़े सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, डिटेल तो बना ली, टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल बना ली, टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी लिख दी, बट IGST को CGST में डाल दिया, CGST को IGST में डाल दिया। बहुत गलती करते हैं, तो गलती ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया है। ये फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि 3B को भरने से पहले, यहाँ पे डिटेल भरने से पहले अब अपनी वर्किंग यहीं पर कर लो, ठीक है। ये अभी फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर देंगे। पहले ये पांचों समझते हैं, फिर समझते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या आना है, क्योंकि इसमें कुछ ब्रेकअप भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले इन पांचों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर आ गई आपकी टैक्सेबल सप्लाई, बड़ी सिंपल है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आपकी पूरे मंथ की जो टैक्सेबल सप्लाई है उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का बाइफर्केशन सही डालिएगा, बिल्कुल राइट करेक्ट होना जरूरी है। देन B में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ये भी टैक्सेबल सप्लाई है, अब वर्ड तो बिल्कुल सेम हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला, बट दिस इज योर जीरो रेटेड सप्लाई, यानी आपकी एक्सपोर्ट की और SCZ की सप्लाई। तो अगर ऐसी सप्लाई आप करते हो तो उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और उस केस में सिर्फ IGST ही होता है हमेशा, एक्सपोर्ट की सप्लाई या SCZ की सप्लाई कौन सी मानी जाती है, इंटर स्टेट
सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई पे हमारा क्या लगता है, IGST। इसलिए आगे की दोनों टैब डिसेबल्ड है। ओके अनिल जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपको दो क्लियर है। जीरो रेटेड को मैंने बोला था अपने माइंड में बिठा लो कि जीरो रेटेड में दो ही सप्लाई कवर है, एक्सपोर्ट की एंड SCZ की। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है, पार्टिसिपेंट्स हैं, अब उनको ये एग्जैक्टली याद है, करेक्ट है ना, याद है ना आपको, जीरो रेटेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड SCZ। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, दोनों आएंगी यहाँ पे, दोनों आएंगी, विदाउट टैक्स और विद टैक्स। वैसे आपको बता दूं, विद टैक्स वाली ही आएगी एक्सपोर्ट की सप्लाई यहाँ पे, क्योंकि टैक्स डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देन अदर आउटवर्ड सप्लाईज। अब आ गई हमारी सी पार्ट, अदर आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें क्या डालनी है, अगर आप नील रेटेड करते हो या एग्जाम सप्लाई करते हो, उसकी सिर्फ वैल्यू आएगी, उनके तो टैक्स तो आगे डलेंगे ही नहीं ना, सिर्फ वैल्यू आएगी। और सेस भी सभी केसेस में रिलेवेंट नहीं होता, वो मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर गुड्स बता दी थी, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल, उनके केस में सेस लगता है सिर्फ। अगर ऐसे प्रोडक्ट की सेल होगी तो ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जो भी आपके लिए रिलेवेंट है ना, बस वही भरना है। मान लो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं करते आप, तो जीरो रहने दो, इसको कुछ नहीं करना। फिर इसमें नील रेटेड और एग्जम्प्टेड आप सप्लाई नहीं करते, तो जीरो रहने दो, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, देन आपको इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसको समझ लो, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब जो रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पे किया है एज अ रिसिपेंट, यानी कि यहाँ हम रिटर्न भर रहे हैं अंकित की। अब अंकित जो भी आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा है वो तो 3B में दिखा ही रहा है। मान लो अंकित ने इस मंथ में यानी जून में GTA की सर्विस भी ली थी, और GTA की सर्विस लेने पर RCM एप्लीकेबल हो जाता है। वो कितना रेट है उसका, 5% का। तो अंकुर ने अगर इनवर्ट सप्लाईज ली है जो रिवर्स चार्ज में, जिसपे टैक्स उसने खुद जमा कराया है अंकित ने, तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनवर्ट सप्लाई जो RCM में कवर है, क्या उसकी डिटेल हमें GSTR 1 में डालनी होती है या 3B में डालनी होती है। उसकी डिटेल आपको सिर्फ यहाँ 3B में डालनी होती है। 3B में आप उसको दो तरह से ट्रीट करते हो। पहले तो उसे आउटवर्ड टैक्स यहाँ लाइबिलिटी में, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर लेते हो, और साथ ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लेते हो अगर आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये भी पॉइंट अपने पास नोट कर लो। ठीक है, तो जो भी आपकी RCM की सप्लाई है, कौन सी, जिसपे आपने टैक्स पे किया है रिवर्स चार्ज में, उसको अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में तो आप ऐड कर दोगे, और अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ऐड कर दोगे। GSTR 1 में उसको कहीं नहीं दिखाओगे। क्लियर है, लिख लो, इसी पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, हाँ, IGST एप्लीकेबल है RCM पे अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो। ठीक है, चलिए नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। फिर ऐसी सप्लाई भी अगर आप करते हो, मान लो आप एल्कोहलिक लीकर बेचते हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो भी आपको सिर्फ यहाँ पे किस लिए, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, टैक्सेबल वैल्यू में दिखाना है, टैक्स पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप देखो C नंबर पार्ट और E नंबर पार्ट, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, इसकी सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू आएगी। GST आपको सिर्फ उतना ही पे करना होगा जो इन कॉलम्स में आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर हैं आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। डी इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज है, यानी आपने RCM में जो टैक्स पे किया है उसको आप एक बार तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में यानी 3.1 कॉलम में D में दिखाओगे, और अभी हम ITC डिस्कस करेंगे, जो कॉलम नंबर टेबल नंबर 4 है 3B की, उसमें भी हम क्लेम कर लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से हम A पार्ट पे आ रहे हैं। अब A में जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हमें डालनी है ना, इसकी बाइफर्केशन है, पहले हम वो समझ लेते हैं। वो है ये आपको स्लाइड शेयर हो जाएगी, मैंने स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि किस सप्लाई, किस टेबल में क्या डालना है, सारी तैयारी कर रखी है आपके लिए। तो आपको जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है वो कैसे निकालनी है समझ लो। आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस, जितने भी आपके इनवॉइस हैं उस मंथ के, उसमें ऐड करना है वैल्यू ऑफ डेबिट नोट्स, उसमें से लेस करना है वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट्स, फिर उसमें ऐड हो जाएंगे एडवांसेस रिसीव्ड
फॉर विच इनवॉइस इज नॉट इशूड इन द सेम मंथ। और एडवांसेस कौन से, आपने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अब एडवांस वाली ऑप्शन सिर्फ सर्विस के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं। तो ऐसा एडवांस आपको मिला है जिसपे आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है पर उसका अभी इनवॉइस रेज नहीं हुआ है, तो वो आपको ऐड कर देना है। और बाद में उस जिस एडवांस का इनवॉइस बन जाएगा उसको आप लेस कर दोगे। तो ये रहेगी आपकी एडजस्टेड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब चलिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी पहली टेबल 3.1। ठीक है, पूरी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। पहले हम यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे, जो मैंने आपके लिए वर्किंग शीट बना रखी है यहाँ से आपको समझाऊंगी। ये 3.1 टेबल है, इसमें हम भरते हुए चलेंगे। हमने यहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की यही बाइफर्केशन कर रखी है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक पर्सन है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसका यहाँ पे जीएसटीएन नंबर है, अप्रैल की रिटर्न है, जीएसटी का रेट हमने एक ही रखा है 18%। ठीक है, यहाँ पे उसकी आउटवर्ड सप्लाईज की अभी बात हो रही है, पहले सेल की बात हो रही है। तो उस महीने में उसकी इंटर स्टेट सेल है 5 लाख और इंट्रा स्टेट सेल है 10 लाख। इंटर स्टेट मतलब मुझे इस केस में क्या देना पड़ेगा, आईजीएसटी या सीजीएसटी, बताओ बताओ जल्दी। इंटर स्टेट में क्या दूंगी, आईजीएसटी या सीजीएसटी? आईजीएसटी और सीजीएसटी, गुड, आईजीएसटी। तो मैं डायरेक्टली इसका 18% निकाल लूंगी। और इंट्रा स्टेट पे मैं क्या दूंगी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो मैं हाफ कर दूंगी टैक्स का। 9% मेरा एसजीएसटी में चला जाएगा, 9% मेरा सीजीएसटी में चला जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज आपकी निकल आई, मतलब आपकी जो भी टोटल सेल है उसको बाइफर्केट कर लो, आईजीएसटी वाली और सीजीएसटी एसजीएसटी वाली। तो तीनों केस में टैक्स 90-90 हजार ही आ रहा है और टोटल आउटवर्ड सप्लाई मेरी हो गई 15 लाख। तो हमने यहाँ पर दिखा रखी है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मैं एक बार हटा देती हूँ। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टोटल टैक्सेबल सप्लाई मेरी कितनी है, 15 लाख। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा कितना आया, 90,000। फिर मेरा सीजीएसटी कितना आया, 90,000। एसजीएसटी कितना आया, 90,000। ये सिंपल मेरी उस महीने की सेल थी, वो डल गई। देन डेबिट नोट, मैंने उस महीने डेबिट नोट भी इशू करे थे जो इंट्रा थे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दूंगी इस पे भी। सेम मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल डी कर देती हूँ। तो 1 लाख के मेरे डेबिट नोट है और ये है टैक्स का अमाउंट, ये भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। मैंने ऐड करने हैं डेबिट नोट इसमें, तो एक बार यहाँ से इसको हटा देती हूँ। कितने का डेबिट नोट है, 1 लाख का। और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, 9,000। ठीक है, तो डेबिट नोट बनाओगे किसी भी मंथ में तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई में वो ऐड होंगे। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ एडवांसेस, उस महीने में मुझे एडवांस भी रिसीव हुए जो है इंटर स्टेट। ठीक है, तो आईजीएसटी लगाऊंगी इस पे, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो 2 लाख का टैक्सेबल वैल्यू और 36,000 का टैक्स, वो यहाँ पर हमने डाल दिया। वैल्यू ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड ऐड हो जाएंगे और उसका टैक्स आईजीएसटी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मेरे पास क्रेडिट नोट है जो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट पे भी आईजीएसटी लगेगा, तो मैं कंट्रोल डी कर रही हूँ। तो 50,000 पे 9,000 का टैक्स है, ये वैल्यू डल गई, ये टैक्स डल गया। देन कुछ ऐसे एडवांसेस जिनके अगेंस्ट इनवॉइस बन गया है, तो अब मुझे उन्हें एडजस्ट करना है यानी लेस करना है, वो भी मेरे हैं इंटर स्टेट। तो 1,50,000 की वैल्यू और 27,000 का टैक्स। तो अब आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, मेरी टैक्सेबल सप्लाई में डेबिट नोट ऐड होगा, क्रेडिट नोट माइनस होगा। एडवांसेस जो उस महीने हैं जिनके अभी तक इनवॉइस नहीं बने हैं वो ऐड होंगे, और जिनके इनवॉइस बना दिए मैंने, पिछली बार मैंने टैक्स पे कर दिया था, अब मैंने बना दिए, तो वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी। अब ये मेरी जो वैल्यू आई, ये वाली टोटल जो आया इनका नेट करके प्लस माइनस करके, ये मुझे दिखाना है अब मेरी 3B में। चलिए अब चलते हैं 3B पर। ये लॉग आउट हो गया, मैं लॉग इन कर लेती हूँ दोबारा।
तो अब 3.1 में ए नंबर कॉलम में मैं कितना अमाउंट भर दूंगी, जो मैंने अभी यहाँ पर निकाला, ये एडजस्टेड वाला क्या आएगा, ये आ गया 16 लाख। आईजीएसटी कितना है 90,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी है मेरे 99,000। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है एसजीएसटी जैसे ही आप सीजीएसटी डालते हो एसजीएसटी ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि ये जर्नली सेम ही होते हैं, पर आपका कोई भी अगर डिफरेंस है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट आपको समझ आ गया, ओके है, क्लियर है बिल्कुल। अब मेरे एग्जाम्पल में आइए, अब मुझे नीचे दी गई है इसके बाद एक्सपोर्ट की सप्लाई 50,000 की। ठीक है, ये मैं कहाँ डालूंगी, मेरे पास अलग से कॉलम है जीरो रेटेड सप्लाई डालने का, तो यहाँ मैं 50,000 डाल दूंगी। इस पे लगा है आईजीएसटी, इस पे मैंने आईजीएसटी पे किया था, तो मैं इस पे डाल रही हूँ 9,000। नहीं किया है तो जीरो रहने दीजिएगा टैक्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी, दोनों आएंगी मतलब इसमें विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट वाली। देन अदर आउटवर्ड सप्लाईज, देखते हैं कि क्या मेरी नील रेटेड भी है, वैसे तो मेरी एससीजेड की भी है, मुझे दोनों लेनी है, तो दोनों को ले लेती हूँ कंसोलिडेट करके। कंसोलिडेटेड आएगी मेरी यहाँ पे एससीजेड प्लस एक्सपोर्ट, दोनों का टैक्स अमाउंट कितना है 45,000। ठीक है, बी तक क्लियर है आप। सी में आएंगी मेरी नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड, मेरी नील रेटेड सप्लाई भी है एग्जाम्प्टेड भी है, इन पे टैक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये तो जीरो रेटेड है और ये एग्जाम्प्ट है, तो बस मैं इसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल दूंगी। कितनी डाल दूंगी 35,000, दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ डाल दी। फिर है मेरी, मैंने जीटीए की आरसीएम की सर्विस ली थी, तो अब मुझे एज अ रिसिपेंट इस पे टैक्स जमा कराना है। 2 लाख की सर्विस ली थी, मेरी इनवर्ट सप्लाई थी और ये मेरी इंट्रा स्टेट थी, हम मान लेते हैं ये मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, तो इस पे टैक्स कितना दूंगी मैं आरसीएम में 5% होता है, जीटीए पे 2.5%, 2.5% 5,000 दूंगी, दोनों सीजीएसटी में भी सेम और एसजीएसटी में भी सेम। ठीक है, ये अब वैल्यू मैं यहाँ पर भी डाल देती हूँ। इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जीटीए से कितने की टैक्सेबल वैल्यू ली 2 लाख की, उस पे टैक्स मैं खुद जमा करा रही हूँ, कितना 5,000 और 5,000। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर होती तो आईजीएसटी पे कर देती। ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर दी। अब इस एग्जांपल में मुझे दिया है कि अल्कोहल की भी मेरी सप्लाई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी है, दीज आर नॉन जीएसटी सप्लाई, तो दोनों की बस मुझे टैक्सेबल वैल्यू ही चाहिए, टैक्स तो इस पे लगेगा ना, जीएसटी तो लगेगा नहीं, तो ये टोटल कितना आ रहा है 60,000, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। ठीक है, तो जो भी आपके लिए रिलेवेंट है, यहाँ तो मैंने सभी के लिए एग्जांपल ले लिया, जितनी भी पर आपके लिए रिलेवेंट है आपको वही डालनी है, जो आपके लिए नहीं है तो वो जीरो ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सभी में डिटेल डालना मैंडेटरी है, जो भी रिलेवेंट है उसी में डिटेल डालिएगा और डालते ही कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये जो आपके साथ एक्सेल शीट हमने बनाई है, इसमें भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से अमाउंट डाले हैं, ये पूरी एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसे हम कंफर्म कर लेते हैं ताकि एक बार ये डेटा सेव हो जाए, मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगी आगे। चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड टेबल, टेबल नंबर 3.2। ये टेबल सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। इस टेबल में डेटा डालने पर ये आपकी आउटवर्ड जो जीएसटी लायबिलिटी है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, वो घबरा जाते हैं देख के, ये क्या है, इसमें क्या डिटेल डालनी है, मेरी तो सारी टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, सारा टैक्स यहाँ पे डाल दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं अब इसमें क्या भरना है, इस पे से कौन सा टैक्स पे होगा। दिस इज ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, और इसका पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स। क्यों, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाईज के केस में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज हो जाए, इसीलिए यहाँ पर आपसे डिटेल ले ली जाती है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, रजिस्टर्ड को करते हो तो नहीं, लिख लो अपने पास, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाईज करते हो तो आपको 3.2 नंबर टेबल में स्टेट वाइज डेटा डालना होता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज इन्होंने बना रखी है कि अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसकी अलग अलग डिटेल डाल दो स्टेट वाइज। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को, जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, तो उसकी डिटेल सिलेक्ट करो और स्टेट वाइज डाल दो। अगर आपने सप्लाई की यूआईएन होल्डर को, तो उसके लिए स्टेट सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी आपको
डालना होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो मेरी अनरजिस्टर्ड की सप्लाई हो, मैंने की हो हिमाचल प्रदेश में, मान लो 5 लाख की सप्लाई की थी मैंने, इस पे आईजीएसटी था मेरा 60,000। तो बस मुझे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए स्टेट वाइज यहाँ दिखाना है, जितने भी स्टेट्स की हो ऐड करके डालते चले जाना है। ठीक है, जितने भी स्टेट्स को आपने सप्लाई की हो उनकी ऐड करके यहाँ पर डालते चले जाना है। इसका इम्पैक्ट आपकी टैक्स लाइबिलिटी पर नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, ताकि जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सेल की है उसका जो आईजीएसटी है वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म मान सकते हो आप, किसका, गवर्नमेंट का, क्योंकि आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए ये आपसे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ली जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप यहाँ क्लियर है। मैं एक बार इसे भी कंफर्म कर देती हूँ। तो जैसे ही आप वैल्यूज को ऐड करते रहोगे ना, तो यहाँ बाहर उनका कंसोलिडेटेड टोटल भी आपको दिखता रहेगा। ये सिर्फ टैक्स का है, यहाँ पर 3.1 में सिर्फ आपको टैक्स दिख रहा है, 3.2 में आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी दिख रही है और टैक्स भी दिख रहा है, बट ये टैक्स आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी में ऐड नहीं होगा। अब हम आ गए हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल, एलिजिबल आईटीसी। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इससे मेरा टैक्स कम हो जाता है, दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। अब जो भी टैक्स बनता है इसके थ्रू कर दूंगी कम, अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी मैंने अगर परचेजेस की हुई है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, 18% लिया है मैंने हर जगह जीएसटी का रेट, और हाँ आरसीएम के केस में मैंने 5% लिया है जीटीए के लिए, क्योंकि जीटीए अगर आरसीएम में कवर है तो उस पर 5% टैक्स लगता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं आईटीसी की बात। ए नंबर पार्ट है आईटीसी अवेलेबल, बी नंबर पार्ट है आईटीसी का रिवर्सल। तो आईटीसी के लिए दो ऑप्शन होती हैं आपके पास, 3B में ही अवेल भी कर सकते हो आप, रिवर्स भी कर सकते हो आप, या फिर सिर्फ अवेल कर सकते हो, या फिर सिर्फ रिवर्स भी कर सकते हो, और नीचे आ जाता है नेट अवेलेबल आईटीसी। उसके बाद जो डी नंबर पार्ट है ये भी सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, अवेलेबल आईटीसी आपका यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग पर्पस वाला आईटीसी है, ब्लॉक्ड क्रेडिट, उसको नहीं दिखाते। ये दिखाओगे तो फ्यूचर में एनुअल रिटर्न भरना बड़ा इजी हो जाएगा। तो जो भी आपका ब्लॉक क्रेडिट हो, जो 2A में आ रहा हो, वो दिखा दिया करो। ठीक है मिस्टर रजनीश, ये सभी बातें हम पहले कर चुके हैं कि किस केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किस केस में नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन वाली क्लास क्या मिस कर दी थी? क्योंकि अब मैं पीछे के टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, अभी हम 3B पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपने मिस नहीं करी थी तो आपको पता होगा। चलिए अब हम आ गए आईटीसी पर। तो आईटीसी में सबसे पहले जानेंगे आईटीसी अवेलेबल। अब जब भी आप 3B भरो ना, एक तो ऊपर के कॉलम्स का खास ध्यान रखा करें, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सेस। बाइफर्केशन कैसे है? टैक्स के अकॉर्डिंग। लोग क्या करते हैं, जल्दी में फटाफट भरने के चक्कर में सारा अमाउंट यहाँ डाल देते हैं टोटल, जबकि वो था सीजीएसटी, ठीक है, डाल दिया आईजीएसटी में, या था वो एसजीएसटी, डाल दिया आईजीएसटी में, मतलब जो भी है वाइसा वर्सा गलत डाल देते हैं। तो ये नहीं करना, ध्यान से भरना है। यहाँ पे आईटीसी लेने के लिए बाइफर्केशन है। पहला है, अगर आपका आईटीसी इंपोर्ट का है, या तो गुड्स का है या सर्विसेज का है, यानी आपने इंपोर्ट की गुड्स या इंपोर्ट की सर्विस, उसके केस में आपका आईटीसी बन रहा है, एलिजिबल है, तो यहाँ डाल लो और अवेल कर लो। तो ऊपर इंपोर्ट के लिए दिया है। फिर अब नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप कंफ्यूज होते हो। जो अभी हमने आरसीएम वाला टैक्स भरा था ना अंकित के लिए जीटीए का, ठीक है, कितना भरा था मैंने? 5000 सीजीएसटी और 5000 ही एसजीएसटी, उसको मैं यहाँ पे अवेल भी कर लूंगी। ठीक है, जैसे ही आरसीएम का टैक्स भरो वैसे ही उसको साथ साथ अवेल भी कर लो। ठीक है, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका आईटीसी में एक जगह पे वो ऐड हो गया आउटवर्ड लायबिलिटी में, और एक जगह आपको मिल गया आपकी पॉकेट से, बट आपको आईटीसी भी मिल गया। ठीक है, 3 हमने क्लियर कर लिए। देन चौथा है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस। हाँ, आप सेम मंथ में ले सकते हो, कोई इशू नहीं। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपको मिला है आईटीसी, तो वो भी आप ले सकते हो।
हाँ, यहाँ पे जो भी आप आईटीसी ले रहे हो वो सभी का है, इनपुट का प्लस इनपुट सर्विस का प्लस कैपिटल गुड्स का, तीनों का मिला के आईटीसी आपको यहाँ लेना है। यहाँ पे कोई बाइफर्केशन आपसे नहीं मांगी गई है। वो एनुअल रिटर्न में लेके आए थे ये लोग, एनुअल रिटर्न में इन्होंने शुरू किया था बाइफर्केशन लेना लिए हुए आईटीसी का, बट फिर वो बाद में उसको भी वहां पे कह दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको टोटल लेना है, चाहे आपका इनपुट का है, इनपुट सर्विस का है या कैपिटल गुड्स का, सारा क्रेडिट टोटल देखना है। बट टैक्स का बड़ा ध्यान रखना, आईजीएसटी का क्रेडिट है तो आईजीएसटी में डालना, सीजीएसटी का सीजीएसटी में, एसजीएसटी का एसजीएसटी में। यही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आपको साथ साथ रिप्लाई भी मिल रहे हैं चैट पे हमारी टीम की तरफ से, और मैं भी आपको बता ही रही हूँ जो मैं बता पा रही हूँ। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपको आईटीसी मिला है वो भी यहाँ पे अवेल कर लो, और इनके अलावा जो आईटीसी हैं जो इन चारों कैटेगरीज के नहीं हैं वो सभी आ जाएंगे आपके ऑल अदर आईटीसी में। मिस्टर नारायण बता तो दिया, कैपिटल गुड्स प्लस इनपुट सर्विस सारे टोटल करके लेने हैं आपको, और इनकी बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अलग है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए टैब अलग है, इनवर्ड सप्लाईज आरसीएम वाली का टैब अलग है, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी का टैब अलग है। इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो ऑल अदर आईटीसी में ले लो, चाहे कैपिटल गुड का है, चाहे इनपुट का है या इनपुट सर्विस का। ठीक है, अब दोबारा मुझसे कोई ना पूछे कि कैपिटल गुड का कहाँ गया, सब इसमें आ रहा है, सब इंक्लूड करके लेना है। यहाँ पे बात हो गई आईटीसी क्लेम करने की, पर अगर कोई रिवर्सल किया है, कौन सा रिवर्सल, जो हमने कल समझा था रूल 42 एंड 43, उसका कोई रिवर्सल है यानी अपोर्शनमेंट है, कौन सा बिजनेस पर्पस वाला और पर्सनल पर्पस वाला या फिर एग्जाम प्लस टैक्सेबल, तो वो आपको यहाँ बाइफर्केट करके दिखाना है। और इनके अलावा जो रिवर्सल है, जैसे हो सकता है 180 डेज का हो, या पिछले महीने मैंने गलत आईटीसी ले लिया था, ऐसा कोई रिवर्सल है तो उनको यहाँ पे डाल दो। तो जितना आईटीसी आपका अवेलेबल होगा उसमें से रिवर्स माइनस होके यहाँ ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। और नीचे ब्लॉक क्रेडिट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, कोई ऐसा क्रेडिट, मान लो मैंने गाड़ी खरीदी 50 लाख की, उस पे आईजीएसटी लगा हुआ है 28%, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, या फिर कोई और इनएलिजिबल क्रेडिट है आपका, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा, दिस इज ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। चलिए अब अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जल्दी समझ आएगा। ये मेरा एग्जाम्पल मैंने बना रखा है, यहाँ इनवर्ड सप्लाईज दिखा रखी है। ठीक है, आईटीसी की वैल्यू है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मेरा आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है 15,000, मैं एज्यूम कर रही हूँ ये 15,000, वैसे इंपोर्ट वाला मेरा आईजीएसटी ही होगा, तो मैं इसको कहाँ डालूंगी, आईजीएसटी में। इंपोर्ट वाला तो आईजीएसटी ही होगा ना, मेरा बाहर से आया है सामान। ठीक है, अगला है 5,000 इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद अगला मेरा है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया, जीटीए वाला मैंने आउटपुट लाइबिलिटी में भी ऐड कर लिया और अपना आईटीसी में भी डाल लिया। फिर मेरा आ गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है मेरा तो इसको छोड़ रही हूँ मैं। फिर मेरे ऑल अदर आईटीसी मैंने यहाँ बाइफर्केट कर रखे हैं। मेरा आईजीएसटी का 2,10,000 है, सीजीएसटी का 50,000 है, एसजीएसटी का 50,000 है। कंसोलिडेट मैंने डाटा बना रखा है, मैंने जितनी भी परचेज की थी उसमें से आईजीएसटी की कितनी थी, सीजीएसटी की कितनी थी और एसजीएसटी की कितनी थी। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। तो मेरा है आईजीएसटी का 2,10,000, सीजीएसटी का 50,000 और उतना ही एसजीएसटी का है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया। ये था मेरा जो क्रेडिट मुझे अवेल करना है। नीचे मेरे पास रिवर्सल भी है आईटीसी का अकॉर्डिंग टू रूल 42 एंड 43, वो है 5,000, ये भी है मेरा आईजीएसटी का, तो वो मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ। फिर मेरा एक और रिवर्सल नहीं है, फिर मेरा सिंपल एक ड्रॉप क्रेडिट है 15,000 का, वो मैं यहाँ दिखा दूंगी, रिपोर्टिंग पर्पस का मेरा आईटीसी है। ठीक है, तो मेरे पास अवेलेबल आईटीसी कौन से हैं, आईजीएसटी में पड़ा है मेरे पास अब 2,25,000, सीजीएसटी में पड़ा है 55,000, एसजीएसटी में पड़ा है 55,000। ठीक है, ये मेरे पास हो गए मेरे अवेलेबल आईटीसी। नीचे वाला रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, ये मुझे अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसे कंफर्म कर दूंगी तो ये मेरा डेटा यहाँ पे सेव हो गया। जैसे ही डेटा को सेव करते हैं बाहर भी उसका हमारे पास जो क्या कह सकते हो आप इसे, समरी शो होने लगती है। ठीक है, देन अब आते हैं हम टेबल नंबर 5 पे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये मान लो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों टेबल हैं, इनको समझ लिया तो 3B में कुछ भी नहीं है, 3B चुटकियों का काम है, डेटा को प्रिपेयर करना है बस केयरफुली, और 3B आपकी पोर्टल पे आके क्विकली फाइल होने वाली है।
ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू द टेबल नंबर 5. टेबल नंबर 5 इज फॉर योर रिपोर्टिंग पर्पस. यहाँ पे कौन सी सप्लाई आनी है? वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज. ठीक है, तो आपकी जो ऐसी सप्लाई है जो आपने की है फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, एग्जाम्ड या नील रेटेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट, दोनों को बाइफर्केट करके यहाँ दिखा दो. ये भी सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, अगर है तो दिखाओ, नहीं तो छोड़ दो. और दूसरी नॉन जीएसटी सप्लाई, इंटर और इंट्रा जितनी भी है बाइफर्केट करके यहाँ पे डाल दो और उसको कंफर्म करो. ठीक है, तो अगर आपके लिए ये टेबल रेलिवेंट है तो डाल दो आप डेटा. ठीक है, जैसे मेरे केस में एग्जांपल में मैंने ले रखा है कि फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन एग्जाम्ड एंड नील रेटेड की मेरी एक सप्लाई है. ये है मेरी इंटरस्टेट सप्लाई 20,000 की, तो इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ. ठीक है, आगे है मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई 5,000 की, तो इसको भी मैं यहाँ डाल देती हूँ और कंफर्म कर देती हूँ. इंट्रा नहीं है मेरी, सिर्फ इंटर है, कंफर्म कर देती हूँ. तो ये देखिए मैंने अपनी सारी टेबल्स में अब डेटा ऐड कर लिया. अब आप सोच रहे होंगे ये एक टेबल यहाँ पे आ रही है जो इनएक्टिव से दिखाई दे रही है, इसमें क्या करना है? तो आपको बता दूं ये वाली टेबल अभी इसलिए इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे तभी ऑप्शन आएगी डेटा फीड करने का जब गवर्नमेंट कोई सप्लाई ऐसी नोटिफाई कर देगी जिसपे टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट अवेलेबल हो. यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे ना तो ऊपर ये देखिए ये काले से बॉक्स के अंदर, ब्लैक बॉक्स के अंदर लिखा भी आ जाता है क्या है इसके अंदर. तो इसी में लिखा है कि दिस प्रोविजन इज नॉट येट नोटिफाइड, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैज बीन केप्ट इनएक्टिव इन द 3B. तो ये सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है, इसका करना कुछ भी नहीं है. ठीक है, दिस इज टोटली अक्रॉस, इग्नोर कर दो इसको, कुछ नहीं है इसमें. और बस अब यहाँ पे आपका सारा डेटा डलते ही ये मानिए आपकी 3B इज रेडी. अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ से सेव कर लेना है. तो नीचे जो बटन दिया है यहाँ से सेव करना है. तो जब तक डेटा सेव नहीं होगा ना तो आगे नहीं जा पाओगे आप. जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाएगा योर 3B डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुल. और ये जो ऊपर बटन दिया होता है ना, रिफ्रेश का बटन होता है, रिफ्रेश कर दिया करो. तो ये देखिए मेरी रिक्वेस्ट सेव करने की प्रोसेस हो गई. अब हम चलते हैं आगे. अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट. अब दिस टैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे अब आपको आपका सारा कैश लेजर बैलेंस जितना उसमें अमाउंट पड़ा है, आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस, मतलब मैंने आपको सारे लेजर बता रखे हैं, आप दोबारा मुझसे मत पूछना अगर आपको नहीं पता, दैट मीन्स आप क्लास में सीरियसली नहीं हो. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस मुझे यहाँ शो हो रहा है, क्रेडिट लेजर का भी बैलेंस यहाँ शो हो रहा है. और ऊपर यहाँ पे ना ये लिखा भी होता है कि लेट फी वगैरह कैसे कैलकुलेट होगी. मैंने बताया था ना 50 रुपए पर डे हमारी लेट फी है, 25 रुपए सीजीएसटी के लिए और 25 रुपए एसजीएसटी के लिए. और नील वालों के लिए 10 रुपए पर डे लेट फी है, 10 रुपए एसजीएसटी की, 10 रुपए सीजीएसटी. तो यहाँ इन्होंने लिख भी रखा है कैसे कैलकुलेट होती है लेट फी. टू व्यू द डिटेल ऑफ लेट फी क्लिक ऑन द लेट. तो इसको पढ़ लिया करो, जो ये चीजें लिखी होती है ना बड़े काम की होती है, इनको थोड़ा पढ़ना सीखो. आज ट्राई करना, अगर किसी का लॉगिन है या आपका लॉगिन है तो एक बार ट्राई करना डिटेल्स को डाल के, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे ना उन्हीं डिटेल्स को एक बार ट्राई करना खुद भी डाल के. तो ऊपर तो मेरे लेजर्स का बैलेंस आ गया, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर. मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है, कितना क्रेडिट में पड़ा है, कितना कैश में पड़ा है. एक मिनट. ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम. नीचे आते ही अब आपके पास यहाँ पे दिख गया आपकी जो लाइबिलिटी है, जो भी आपने डिटेल डाली थी टेबल नंबर 3.1 में, मैच कर लेना एग्जैक्टली वही आउटवर्ड लाइबिलिटी यहाँ पे आ रही होगी जो 3.2 में डिटेल डाली ना हमने टेबल में. मैंने कहा था ना उसका इम्पैक्ट आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं आएगा. तो मेरा जो टैक्स बनता था 1,35,000, 99,000 और 99,000 यहाँ पे शो हो रहा है. एक बार हम चेक भी कर लेते हैं हमारी शीट से.
अभी मैं बैक जाके आपको चेक करवा दूंगी। यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है IGST 1,35,000, CGST 99, SGST 19। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये बताएगा कि कितना रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है आपका, वो अलग से ये बता देगा। और रिवर्स चार्ज का टैक्स हम सिर्फ कैश लेजर से ही पे कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसने लिख भी दिया रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन द कैश। इतना मुझे कैश से पे करना है। आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा कैश से पे होती है। ठीक है, फिर मेरा ये कुछ अमाउंट क्या करेगा, कैश बैलेंस से उठा लेगा और ये बता देगा मुझे एडिशनल कैश कितना रिक्वायर्ड है मेरा आईटीसी से सेट ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो अगर आपका कैश रिक्वायर्ड होगा तो आपको क्रिएट चालान पे क्लिक करना होगा, और अगर आपके आईटीसी से ही सारा काम हो जाएगा तो मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपकी सारी लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी। और अगर आपका कैश लेजर में बैलेंस चाहिए होगा, यानी कैश कम होगा, तो आपको वहां ऑप्शन आ जाएगी चालान पे क्रिएट करने की। चालान क्रिएट करते ही, टैक्स भरते ही फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी प्रोसीड टू फाइल करने की। ठीक है, और प्रोसीड टू फाइल करते ही आपकी 3B फाइल हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने जो डेटा भरा है वो एग्जाम्पल के लिए भरा है, तो मैं इस पर्सन के केस में यहाँ पे इसे लेजर को सेट ऑफ नहीं कर सकती। मैं एक बार बैक चले जा रही हूँ, मैं यहाँ पर आ गई हूँ बैक। तो आप देख सकते हैं टेबल नंबर 3.1 में मेरा टैक्स आ रहा था इंटीग्रेटेड टैक्स 1,35,000, सेंट्रल टैक्स आ रहा था मेरा 1,04,000 एंड स्टेट टैक्स आ रहा था 1,04,000। एक बार अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, यही टैक्स आ रहा था, पर इस 1,04,000 में मेरी 5,000 की लायबिलिटी आरसीएम की थी, तो आरसीएम की उसने वहां आगे अलग कर रखी थी क्योंकि वो कैश में पे होनी होती है, उसको आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सिर्फ टेबल नंबर 3.1 की जो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी होगी वही आपको पे करनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी 3B। इस तरीके से सिंपली आपको अपनी 3B फाइल कर रखी है। यस मिस्टर अनुज, यस बिल्कुल शो करेंगे, वो अपने जीएसटीआर 1 में शो करेंगे। और अभी हम इन चीजों की बात कर लेंगे एक बार। चलिए, अब आपने 3B को समझ लिया। ठीक है, अभी हम एक बार बैक चलते हैं। यहां से मुझे डेटा डिलीट करना पड़ेगा, मैं बाद में कर दूं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे जीएसटीआर 1 की। आज क्वेरीज काफी ज्यादा हैं लोगों की, मैं समझ सकती हूँ, बट मैं इतनी सारी क्वेरीज ले नहीं पाऊंगी। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेरीज हैं
वो आप ईमेल कर देना legalsahayak@gmail.com, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे GSTR 1 की। GSTR 1 फाइल करने के लिए दो ऑप्शन होती हैं, मंथली और क्वार्टरली। मंथली कौन फाइल करता है? वो पर्सन जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होती है। और क्वार्टरली कौन फाइल करते हैं? ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होती है। वैसे कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको साथ साथ चैट में मिल भी रहा है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन रह जाएगा तो यू कैन मेल अस। तो GSTR 1 हमारी होती है मंथली या क्वार्टरली। क्वार्टरली कौन पर्सन फाइल करेंगे जिनकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़, और मंथली कौन करेंगे जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ और मोर है या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अब ये मंथली रिटर्न कई बार उन पर्सन्स को भी फाइल करनी पड़ जाती है जो गलती से क्वार्टरली की बजाय मंथली ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक बार आपने ऑप्शन चूज कर ली और कोई रिटर्न भर दी है तो फिर एडिट की भी ऑप्शन नहीं आती, फिर आपको कंटिन्यूअस मंथली ही GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास क्वार्टरली की ऑप्शन होती है। मंथली रिटर्न की जो हमारी डेट है वो है 11th ऑफ एवरी मंथ, यानी अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई की मंथली GSTR 1 में फाइल कर दूंगी। कब तक? 11 अगस्त तक। ये मेरी लास्ट डेट है, इससे पहले भी मैं फाइल कर सकती हूँ, पर अभी कोविड के टाइम पे कुछ डेट्स गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर रखी है, तो आपको एक्सटेंडेड डेट्स ही कंसीडर करनी है, ठीक है। और क्वार्टरली की डेट हमारी होती है लास्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग एवरी क्वार्टर, यानी अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून के क्वार्टर की, तो उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। अप्रैल से जून क्वार्टर, जुलाई, अगस्त और सितंबर वाले क्वार्टर की लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर की लास्ट डेट होती है हमारी 31 जनवरी। और हमारा जो लास्ट क्वार्टर है, यहाँ लिख लेते हैं, जनवरी से मार्च, इसकी लास्ट डेट होती है 30 अप्रैल, क्वार्टरली GSTR 1 के केस। और GSTR 1 पे जो लेट फी है, अगर आप इसे लेट भरते हो तो वो है, लुक, हमारे घर में एक मोर आया है एंड ही इज वॉचिंग मी थ्रू द मिरर। हमारे घर के पास ही एक खाली विला है, उसमें ये रहता है, वो मुझे देख रहा है। चलिए, लिव इट। सो इस पे जो लेट फी है GSTR 1 पे वो है 200 रुपीज पर डे। 100 रुपीज है CGST के और 100 रुपीज है SGST, ठीक है। ये है इसकी लेट फीस। हाँ जी, GST की क्लास लेना चाहता है पिको। चलिए, अब हम बात करते हैं GSTR 1 की टेबल्स की। अभी हम लाइव भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। GSTR 1 की 19 टेबल्स है। 19 टेबल्स में से 8 मेन टेबल्स हैं और 8 उनकी अमेंडमेंट की टेबल्स है। जितनी टेबल्स हैं उन्हीं की अमेंडमेंट की भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो 3B की अमेंडमेंट की या रिवीजन की ऑप्शन नहीं है, पर GSTR 1 में अगर कोई गलती हो जाए इनवॉइस की डिटेल्स में तो उनको सुधारने का आपके पास मौका होता है, वहीं पर अमेंडमेंट की टेबल्स भी दी हुई होती है। और साथ ही 3 हमारी कॉमन डिटेल्स भी डालने की ऑप्शन होती है, जो होती है एक तो HSN वाइज समरी, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, और एक और होता है हमारा जिसका इम्पैक्ट नहीं होता कहीं भी, नील रेटेड एंड नॉन GST वाली सप्लाईज, ठीक है। तो ये है हमारी 19 टेबल्स की डिटेल जो हमने यहाँ अपनी PPT में लिख रखी है। ये PPT आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप बाद में केयरफुली पढ़ लेना। अब हम बढ़ रहे हैं पोर्टल की तरफ। अब हम चलते हैं GSTR 1 पे। तो 3B को बड़ा केयरफुली फाइल करना होता है क्योंकि इसकी रिवीजन नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने बहुत गलतियां की थी जब GST आया बिगिनिंग में। अब बात करते हैं हम GSTR 1 की। तो
तो मैंने जून सिलेक्ट कर लिया है, सर्च कर लिया है। इस केस में इस पर्सन की जो जीएसटीआर 1 है वो क्वार्टरली फाइल होती है। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हो आप। ये अप्रैल में आपके पास अवेलेबल होती है, या फिर अगर आपने नया नया जीएसटी नंबर अप्लाई किया है तो वन टाइम आपको स्टार्टिंग में एक ऑप्शन दे दी जाती है जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली या मंथली चूज करने की अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर। नील जीएसटीआर 1 फाइल करना बड़ा इजी है, अभी आपको बता दूंगी मैं कैसे फाइल होती है। अभी बात करते हैं हम मंथली चूज करने की या क्वार्टरली चूज करने की। तो यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन आएगी आपके सामने, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आओगे जीएसटीआर 1 के, जब तक आपने क्वार्टरली या मंथली उसे चूज नहीं किया होगा तो यही डैशबोर्ड आपके सामने आएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस डैशबोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, वेदर योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू 1.5 करोड़। तो आपसे पहले आपकी टर्नओवर पूछी जा रही है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी। तो हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन भी हो जो पहले साल में बिजनेस ही ना करते हो, तो यहाँ पे और लगा दिया इन्होंने और पूछा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी अप टू 1.5 करोड़। तो दो ऑप्शन है आपके पास, अगर पहले से बिजनेस करते आ रहे हो तो उसमें देख लो पिछले साल कितनी टर्नओवर थी, या फिर अभी नया बिजनेस शुरू किया है और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कितना एज्यूम कर रहे हो आपकी टर्नओवर हो सकती है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ सिलेक्ट करना कि आपकी टर्नओवर कितनी है। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़ तो आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी, वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो आप यस कर दोगे और सबमिट कर दोगे तो क्वार्टरली ऑप्ट हो जाएगी। और अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा होगी तो आप यहाँ नो पे टिक कर देना, फिर नीचे आपके पास ये वाली क्वार्टरली की ऑप्शन नहीं आएगी, बस आपको सबमिट करना होगा, आपकी रिटर्न मंथली बन जाएगी। तो कई लोग ना ये क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, ऊपर जो टर्नओवर के लिए क्वेश्चन दिया है ना इसको ध्यान से नहीं पढ़ते और यस पे क्लिक करने के बजाय नो पे क्लिक कर देते हैं, जिससे उनकी मंथली ऑप्शन चूज हो जाती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखी है कि अगर मान लो आपसे गलत भी चूज हो जाए तो जब तक आप कोई रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक तो हम आपको एक बार एडिट करने की ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, एक बार आप उसे एडिट कर पाओगे, मैं दिखा भी देती हूँ। एडिट का बटन आएगा आपके पास, ये तो यहाँ लिखा है जैसे ही आप चूज कर लोगे क्वार्टरली या मंथली, तो गलत अगर आपने चूज कर लिया तो एक एडिट की ऑप्शन आ जाएगी, पर ये तब अवेलेबल होगी जब आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की होगी। अगर कोई रिटर्न फाइल कर दिया तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, तो फिर आप एडिट पे क्लिक करोगे ना तो फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप केयरफुली उसे सिलेक्ट कर लेना कि क्या आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरना चाहते हो या जीएसटीआर 1 मंथली भरना चाहते हो। ठीक है, मंथली जीएसटीआर 1 अगर आप ऑप्ट करोगे तो बस ये है कि आपको हर महीने बैठ के फाइल करनी पड़ेगी, इसलिए अगर आपकी टर्नओवर कम है तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं आप क्वार्टरली चूज करना। फिर जीएसटीआर 1 को भी भरने के दो मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, जो जीएसटी की यूटिलिटी है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी एंड में, और अगर आपके इनवॉइस 500 से कम है तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। हम क्लिक कर रहे हैं ऑनलाइन फाइलिंग पे। बात करते हैं पहले नील की। अगर नील 3B है तो कुछ नहीं देखना, कोई टेबल टच नहीं करनी, सीधा नीचे आ जाओ, जनरेट जीएसटीआर 1 समरी पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे 1 मिनट का टाइम लेगी समरी जनरेट होने पे। ठीक है, फिर इस पे यहाँ जो ऊपर रिफ्रेश का बटन दिया है इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही ये जो नीचे टिक का बटन है इस पे टिक कर दोगे तो सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी, और सबमिट होने के 1 मिनट के बाद फाइल रिटर्न की ऑप्शन आ जाएगी। तो नील के रिटर्न के केस में कोई भी टैब आपको नहीं भरना। नील की रिटर्न इज वेरी वेरी सिंपल। अब हम जानते हैं इसकी 19 टेबल, आप गिनना चाहो तो गिन भी लेना, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी 19 टेबल है, 19 में से 8 मेन है और उन्हीं 8 की फिर अमेंडमेंट की भी टेबल्स दी हुई है। तो हम बड़े केयरफुली 1 बाय 1 समझ रहे हैं। पहली टेबल है मेरी 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, और ये है B2B इनवॉइसेस की। B2B अब आपको पता है ऐसी सप्लाईज जो आपने की थी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी इस टेबल में आप जो भी इनवॉइस डालोगे तो आपके पास जीएसटी नंबर जिसको आपने सेल की है उसका अवेलेबल होना चाहिए। चलो एक बार इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये खाली यहाँ पे दिखाई देगा कि कुछ भी नहीं है यहाँ आपके पास। आपको यहाँ ऐड डिटेल पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ क्लिक कर लोगे तो बड़ी सारी ऑप्शंस आ गई। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है, अभी इसकी बात हम आगे के सेशंस में करेंगे, तो आपको यहाँ टिक करना है। SCZ वाली जो ये सारी चीजें हैं ना, ये तब सिलेक्ट होती है अगर आपका GSTN एज SCZ रजिस्टर्ड हो। ठीक है,
और अगर आप ऐसी सप्लाई करते हो जो रिवर्स चार्ज जिसपे लगता है, यानी मान लो ये रिटर्न जीटीए की है, तो जीटीए यहाँ पर ये ऑप्शन टिक कर लेगा क्योंकि उसकी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए देन एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस? इस पे जैसे ही टिक करोगे एक टैक्स रेट आ जाएगा। अब आपको बताना चाहूंगी, ये जब जीएसटी आया था तो जीएसटी आने के बाद एक नोटिफाई की गई थी कैटेगरी लीज्ड व्हीकल। इसके लिए जो नोटिफिकेशन नंबर आया था वो आप एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 37/2017, जिसमें उनके लिए ऑप्शन दी थी कि वो इस डिफरेंशियल परसेंटेज के बेस पर टैक्स पे कर सकते हैं। और उनको ये सिर्फ 3 साल के लिए ऑप्शन दी थी, 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 2020 तक। तो इस महीने से ये इररिलेवेंट हो गई है, जल्दी ही ये हट जाएगी यहाँ से ऑप्शन, अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये वाला जो ऑप्शन है ये अब खत्म हो गया। अब हमें यहाँ पर B2B ऐड करने के लिए एक जीएसटी नंबर चाहिए, तो चलिए मैं एक जीएसटी नंबर यहाँ ऐड कर लेती हूँ। यानी मैंने जो सेल की वो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड को की, उसका इनवॉइस नंबर था 11, जो भी इनवॉइस नंबर एग्जैक्टली डालिएगा। अगर मान लो ऐसे है, जैसे भी है, जो भी इनवॉइस पे एग्जैक्ट लिखा है ना, स्लैश है, हैश है, जो भी है वो डाल दीजिएगा, डिजिट्स है, न्यूमेरिक है, तो आपने इनवॉइस नंबर एग्जैक्टली एंटर करना है। फिर इनवॉइस की डेट, मान लो मेरी इनवॉइस की डेट है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, 25 जून 2020। प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ एंटर करनी है इनवॉइस की टोटल वैल्यू। ठीक है, मान लो मेरा जो सेल है वो है 1 लाख की, उस पे आईजीएसटी है 18%, 18,000, तो टोटल वैल्यू मैं कितनी लूंगी यहाँ पे, 1,18,000। ठीक है, और अब नीचे मुझे सप्लाई का टाइप ऑटोमेटिकली चूज होके आएगा, ये आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना। अब आपको सारे रेट दे रखे हैं, जिस भी रेट की आपकी सप्लाई है उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल दो। जैसे मान लो मेरे केस में है 1,18% वाली, तो आगे जो टैक्स है ना ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। और सेस मैंने बताया था ये कुछ ही नोटिफाइड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, जैसे तंबाकू हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो ये मैक्सिमम के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो 0 कर दो। फिर 18% भी मैंने डाल दिया और सारी डिटेल्स मैंने डाल दी। तो मेक श्योर जब भी किसी का जीएसटी नंबर एंटर करो तो एक तो चेक कर लो कि वो आपने सही डाला हो, नहीं डाला होगा तो बाद में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और इसको सेव कर, जैसे ही सेव करोगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास डिटेल आ। अब मुझे अगर आगे ऐड करने होते तो ऐड डिटेल्स करके जितने भी आपके B2B सप्लाई है सारी ऐड कर देना। ठीक है, मैंने अभी आपको एक करके दिखा दी, सारी इसी तरह से होगी। अब जीएसटीआर 1 में ना एक थोड़ी सी दिक्कत है, जीएसटीआर 1 में दिक्कत ये है कि जैसे ही आप डेटा एंटर करते हो ना तो यहाँ पे 0 इनवॉइस शो हो रहे हैं, जबकि मैंने अभी एक इनवॉइस एंटर कर दिया। जैसे ही यहाँ पे इनवॉइस आ जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा आएगा और उसकी वैल्यू, जितने भी इनवॉइस आप एंटर करोगे ना उनका टोटल नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उनकी टोटल वैल्यू। पर जीएसटीआर 1 में डेटा आने में ना थोड़ा टाइम लगता है, कई बार ये आधा घंटा भी ले लेता है, 1 घंटा भी ले लेता है, तो एकदम से इसमें डेटा नहीं आता एंटर करते ही। ये थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है कि डेटा फीड करने के थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपको समरी में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा इसका ध्यान रखना। ये इनके नंबर दिए हुए हैं इन्होंने, 4A 4B 4C 6B 6B, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग नंबर दे रखे हैं, पर यहाँ पे हमें ऐसी सप्लाई डालनी है सिर्फ जो B2B। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने नंबर दे रखे हैं, आपको बस ये याद रखना है ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है B2B। ठीक है, जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट कहाँ थी अनिल जी, अभी अभी मैंने बताई। गाइस प्लीज इन्हें बता दो जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट क्या है, अभी तो समझाया है सारा। अब अभी आ रहे हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा हो या इंटर हो, B2B सारी यहीं पर डलेगी। सचिन जी, अकॉर्डिंग टू द जीएसटी नंबर प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स डलेगा। बता देती हूँ फिर से, ये हरियाणा का जीएसटी नंबर है, तो मैं एक हरियाणा का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देती हूँ। तो ये है हरियाणा का जीएसटी नंबर, यहाँ जैसे ही मैंने डाला तो ये आ गई इंट्रा स्टेट। ठीक है, ये लॉजिक है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग नीचे टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली आएगा, टैक्स का बाइफर्केशन। गॉट इट अनुज जी, रजनीश जी गॉट इट, सचिन जी जिसने भी पूछा था, सचिन जी ने पूछा था।
गॉट इट? इंटर और इंट्रा दोनों इसी टेबल में आएंगी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स चूज होना है। अब है हमारी अगली टेबल B2C लार्ज, यानी मैंने कस्टमर्स को सप्लाई की, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की, पर वो लार्ज है। लार्ज किसको बोला जाता है जीएसटी की लैंग्वेज में? ऐसे इनवॉइस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे जैसे ही आप किसी भी टेबल पे आते हो ना, तो ये देखो बॉक्स सा बन जाता है यहाँ, और इस बॉक्स में भी लिखा हो। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, वो की है 2.5 लाख से ज्यादा की, तो आपको इस कॉलम में दिखाना है उसको, ठीक है। इसलिए इसका नाम B2C लार्ज रख सकता है। क्लिक कर लेते हैं इस पे, ऐड डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ भी सबसे पहले वही ऑप्शन आ रही है डिफरेंशियल परसेंटेज वाली, ये अब रिलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इग्नोर मारो। अब आपको चूज करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे स्टेट वाइज डिटेल जाएगी, यहाँ पे GSTN का इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये B2C सप्लाई, अनरजिस्टर्ड है बंदा, GST नंबर तो होगा ही नहीं ना उसके पास। तो यहाँ पे हमें स्टेट चूज करते हुए, जैसे मान लो चंडीगढ़ का है, उसका इनवॉइस नंबर डालते हुए, इनवॉइस की डेट डालते हुए, ठीक है। और नीचे जो सप्लाई टाइप है, जैसे ही मैंने चंडीगढ़ डाला तो यहाँ पर वैसे भी B2CL में ध्यान रखना ऐसी सप्लाई आएंगी जो अपनी अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा, टोटल वैल्यू जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, और जो आपकी इंटर स्टेट सेल है, इंट्रा नहीं आएगी, इंटर स्टेट। तो अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो, और 2.5 लाख से ज्यादा की आपकी सेल है, तो आपको वो यहाँ पर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। मान लो मेरे इनवॉइस की वैल्यू, टोटल वैल्यू है 2,60,000 और मेरी वो 18% की सप्लाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दूंगी, जो भी अमाउंट होगा, और आगे मेरा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल है, कोई इसमें खास बात है नहीं। जिसपे भी कुछ जानना हो तो बस उस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। अब आगे नेक्स्ट टेबल, वेरी रिलेवेंट, क्रेडिट या डेबिट नोट। रजिस्टर्ड के लिए अलग से कॉलम है, अनरजिस्टर्ड के लिए अलग से कॉलम है। तो अगर कोई सप्लाई मैंने कर दी थी, उसका इनवॉइस बन गया था, उसके अगेंस्ट मैंने क्रेडिट या डेबिट नोट बनाया है, तो यहाँ पे मुझे उसे शो करना है। ऐड डिटेल पे क्लिक करते ही यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ गई। मैं यहाँ पे आपको एक क्रेडिट नोट ऐड करके दिखा रही। चलिए, मेरे पास ये है एक पार्टी जिसके लिए इनवॉइस इशू हुआ था। इसका डेबिट नोट नंबर मैंने बनाया है 01। डेबिट नोट की डेट है 15 जून 2020। और डेबिट या क्रेडिट नोट के केस में आपको उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जरूर एंटर करना होता है। तो इस केस में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है GC/017 और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट है 29 फरवरी 2020, ठीक है। नोट का टाइप क्रेडिट है या डेबिट है, ये आपको चूज करना है। तो डेबिट बनाया है तो डेबिट चूज करना, क्रेडिट नोट बनाया है तो क्रेडिट करना। ये डेबिट है, नोट की वैल्यू डालनी है, कितने का क्रेडिट नोट है, यहाँ पे मेरा है 53,500 का क्रेडिट नोट। इंट्रास्टेट सप्लाई, सप्लाई का टाइप ऑटोमेटिकली आएगा, और फिर जो भी टैक्स का परसेंटेज है आपका, वो आपको यहाँ डालना है। जैसे मेरा 45,000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऊपर डाल दी इनवॉइस की तरह ही, और नीचे बाइफर्केशन कर दिया, टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया, और बस आपको इसे फिर सेव कर देना है। तो ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट, जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाया है, वो आपको यहाँ पे शो करना है, और एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट आप यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिखा देना, ठीक है। अब हम चलते हैं बैक। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जैसे रजिस्टर्ड पर्सन के डलते हैं, बिल्कुल वैसे ही अनरजिस्टर्ड के भी डलते हैं, बट इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे GST नंबर नहीं डलेगा। यहाँ पे बस आपको टाइप चूज करना होगा। ये B2CL, एक्सपोर्ट विद पेमेंट और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट के लिए टैब। तो B2CL क्योंकि आपने अलग से दिखाया था ना, अगर उसका डेबिट या क्रेडिट नोट बना रहे हो तो उसका नंबर यहाँ एंटर कर दो, उसके ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर यहाँ एंटर कर दो, नोट टाइप यानी डेबिट है या क्रेडिट है वो डाल दो, नोट की वैल्यू, सप्लाई का टाइप ऑटोमेटिक आएगा, नीचे की चीजें रिलेवेंट नहीं है, टैक्स चूज करो और डाल, ठीक है। प्रियंका, टैक्स किस अमाउंट पे लगता है? टैक्स वैल्यू पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगेगा।
मिस्टर सुनील, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का पूरा कंसेप्ट हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी है देन गुड। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इनवॉइस के लिए एक से ज्यादा डेबिट नोट और एक से ज्यादा क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो। ठीक है, सेल रिटर्न हो रही है तो क्रेडिट नोट इशू होता है, परचेज रिटर्न हो रही है तो डेबिट नोट इशू होता है, या फिर आपकी वैल्यू और टैक्स ज्यादा है तो क्रेडिट नोट इशू होता है, वैल्यू और टैक्स कम है तो डेबिट नोट इशू होता है। आई एम होपिंग अब अशोक और सुनील को समझ आ गया है, उनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया है। ठीक है, अब हम आ गए हैं टेबल नंबर 6A पर। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस पे आते ही हमारे पास आ गया ये डब्बा। दिस इज अ वार्निंग विच इज सेइंग कि अगर आपने एक्सपोर्ट की है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और अब आप चाहते हो IGST का आपको रिफंड मिले, तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना। टेबल नंबर 6A में डेटा डालते हुए ये ध्यान रखना कि एक तो इनवॉइस नंबर बिल्कुल सही डालो, शिपिंग बिल बिल्कुल सही डालो, पोर्ट नंबर बिल्कुल सही डालो। अगर कोई भी डिटेल मिसमैच हुई तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वार्निंग दे रखी है। ठीक है, ओके कर देते हैं, ऐड डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। अब एक्सपोर्ट के केस में मेरे पास आ गया यहाँ ऐड डिटेल का ऑप्शन। इनवॉइस का नंबर मुझे डालना है, एक्सपोर्ट वाला जो इनवॉइस है उसका नंबर, उसकी डेट, और एक्सपोर्ट के केस में आपको एक पोर्ट कोड मिलता है, शिपिंग बिल नंबर मिलता है। शिपिंग बिल नंबर जैसे ही आप डालोगे तो आगे डेट डालने की ऑप्शन एक्टिव हो जाती है, जब तक नहीं डालोगे तब तक इनएक्टिव रहेगी। अभी एक्सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे फर्दर अपने आगे के सेशंस में। तो अगर एक्सपोर्ट के इनवॉइस हैं उनके केस में बस एक दो चीजें एक्स्ट्रा डलती हैं, जैसे पोर्ट कोड, शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल की डेट, टोटल इनवॉइस की वैल्यू जो हम सभी में डालते हैं, सप्लाई का टाइप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट हमारी दो तरह से होती है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आपको यहाँ से चूज करना है। अगर आपने यहाँ से गलत ऑप्शन चूज कर ली तो इसकी अमेंडमेंट की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर यहाँ से जो भी आपकी ऑप्शन है, अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स आपने एक्सपोर्ट की है तो केयरफुली चूज कर लेना, वरना रिफंड भी मर जाएगा, रिफंड नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो केयरफुल रहना एक्सपोर्ट के केस में, और फिर बस जो भी आपका टैक्स का रेट है वहां पे अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालो। अब बार बार मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, प्रियंका मुझसे पूछ रही है व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू, व्हाट इज टोटल वैल्यू। आपको मैं समझा चुकी हूँ क्लास में, टैक्सेबल वैल्यू वो है जिसपे आपका टैक्स लगता है। मान लो 1 लाख की मेरी सेल है तो 1 लाख मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, 1 लाख के ऊपर मेरा टैक्स लगेगा, विद टैक्स जो वैल्यू आएगी वो मेरी होती है टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं कल भी आपको ये बात समझा चुकी हूँ, मैंने बार बार इस पे फोकस भी किया था। तो अब हमने डाल दी एक्सपोर्ट की भी वैल्यू। अब हमारे पास टेबल्स आ गई हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट की टेबल से पहले हमारी एक टेबल रह गई है, B2C लार्ज को तो हमने डाल लिया था। अब हमारी एक और टेबल है B2C अदर। तो 2.5 लाख से जो कम के इनवॉइस है वो हमारे यहाँ डलते हैं, B2C अदर। हमने यहाँ ऐड करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई पे आना है, यहाँ स्टेट वाइज आपको चूज करना है। मान लो मेरी चंडीगढ़ की सप्लाई है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू हम डाल लेते हैं, मैं एज्यूम कर रही हूँ, मान लो 1 लाख की इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। सप्लाई का टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस सप्लाई, ये तो रिलेवेंट ही नहीं है। यहाँ से आपको टैक्स का रेट चूज करना है, मान लो 18% है, तो नीचे अपने आप टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और बस सेव कर देना। जैसे मान लो इसको सेव कर दिया मैंने, और फिर फर्दर मुझे एक और स्टेट डालना है, तो ऐड डिटेल करके स्टेट, कितने भी स्टेट्स के लिए आप B2C अदर, ये B2C स्मॉल भी हम बोल देते हैं इसे, तो ये हो गया B2CS, B2C स्मॉल। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लेनी है यहाँ पर B2C अदर्स। अब हमने यहाँ पर अपनी 8 मेन टेबल्स डिस्कस कर ली। अब पहले हम अपनी 3 कॉमन टेबल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी अमेंडमेंट की तरफ। एक और रह गई मेरी टेबल एडवांसेस की। अब हम बात करते हैं एडवांसेस की। अब अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है, उस पे आप टैक्स पे कर रहे हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। जिसका टैक्स आपने 3B के साथ पे कर दिया, ऐड करोगे आप स्टेट वाइज डिटेल। जैसे मान लो गुजरात का मेरा था, सप्लाई का टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और फिर यहाँ मुझे डालना है ग्रोस एडवांस रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग टैक्स। कितना एडवांस आपको रिसीव हुआ एक्सक्लूडिंग टैक्स। कई बार एडवांस मुझे कैसे मिल सकता है,
कई बार एडवांस मान लो किसी पर्सन ने तो मुझे कंसोलिडेटेड 1 लाख रुपया दे दिया, तो मुझे वो इंक्लूसिव टैक्स मानना पड़ेगा उसको, तो मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे मुझे ग्रोस अमाउंट डालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, जो भी आपका टैक्स रेट है उसमें डाल दोगे, आगे हमारा टैक्स का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने हमारी 8 मेन टेबल्स की बात कर ली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी 3 कॉमन टेबल्स की तरफ। पहले हम डिस्कस करेंगे HSN वाइज समरी को। एड डिटेल पे क्लिक करना है आपको। अब HSN वाइज समरी मैंने आपको बताया था, जिनकी टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक उनको HSN कोड डालने की मैंडेशन नहीं है, और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है उनको 2 डिजिट डालने हैं, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करने हैं। बट जब आप HSN की डिटेल पे आते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ कुछ भी ना डालूं तो ये समरी मेरी सेव हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप 2 डिजिट डाल देना। जैसे मान लो मेरे HSN के ये 2 डिजिट है, तो HSN या डिस्क्रिप्शन इनमें से एक आप डाल सकते हो। फिर यूनिट क्वांटिटी कोड आपको चूज करने हैं। जैसे मान लो मेरे हैं नंबर्स में, तो यहाँ पूरी लिस्ट दे रखी है, जो भी आपका यूनिट क्वांटिटी कोड है वो आपको यहाँ से चूज करना है। मान लो मेरा नंबर है, उसकी क्वांटिटी आपको डालनी है, मान लो 5 है। फिर उसकी वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST और सेस। तो आपने जो भी सेल वगैरह डाली है, आउटवर्ड सप्लाईज डाली है अपनी, उसकी समरी बना लेना HSN वाइज, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेटेड आएगी। यहाँ पे आपको कोई बिल वाइज नहीं करना, B2B नहीं करना, B2C नहीं करना। ठीक है, आपको कंसोलिडेटेड डालनी है यहाँ पे HSN वाइज, डिस्क्रिप्शन, UQC, टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST और सेस। ये कंसोलिडेटेड एक समरी आएगी आपकी। ठीक है, ये आपकी कंसोलिडेटेड समरी आ जाएगी HSN वाइज। फिर जैसे ही आप HSN की समरी डाल दोगे, बहुत सारे लोग इस टेबल को ना भूल भी जाते हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं, वही बता रही हूँ मैं, कई लोग तो इसे फिल ही नहीं करते। तो अभी तक तो ऐसा कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आया है, पर आप भर लोगे देन वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं भी भरोगे ये तब भी एक्सेप्ट हो जाएगी रिटर्न, भर लोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि बना लिया करो HSN वाइज समरी, क्योंकि फ्यूचर में भी ये चीजें काम आती है। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट इशूड की। अब कल हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारे तरह के इनवॉइस बताए थे सेक्शन 31 में। इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान के फर्दर बाइफिकेशन है, जॉब वर्क के लिए अलग है, सप्लाई ऑन अप्रूवल अलग है, इन केस ऑफ लिक्विड गैस अलग है, और एनी अदर सप्लाई अलग है। तो हर एक डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने उस पीरियड में बनाए हैं जिसकी आप GSTR1 भर रहे हो, वो सभी आपको यहाँ डालने होते हैं। मैक्सिमम केसेस में इनवॉइस की ही डिटेल होती है, तो आपको क्या करना है, ऐड डॉक्यूमेंट। जो भी आपका सीरियल नंबर जहां से शुरू है उस पीरियड के लिए, पीरियड का बड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पूरा अप्रैल से करने बैठ जाओगे या जनवरी से। जिस पीरियड की रिटर्न है उसकी बिगिनिंग वाला इनवॉइस, मान लो मेरा शुरू होता है 15 से, और जितने पे खत्म हुआ, मान लो मेरा खत्म हुआ 50 पे। ठीक है, टोटल कितने इनवॉइस बनाए मैंने, 15 से लेकर 50 तक, काउंट कर लो एक बार, 36 शायद। ठीक है, और अगर कोई कैंसिल है, मान लो मेरे 2 इनवॉइस कैंसिल है तो मुझे डालनी है, नहीं है तो 0 कर देना, और बस ये सेव हो जाएगी आपकी। नीचे जाके सेव कर दो। अब ये जो डिटेल है दोनों डॉक्यूमेंट की और HSN वाइज की, ये बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं, या तो गलती से नहीं भरते हैं या समझ नहीं है इसलिए नहीं भरते हैं, तब भी आपकी GSTR1 फाइल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे ये डिटेल भर दिया करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। अब मान लो आपसे कोई गलती हो गई। ठीक है, 8 टेबल हमने डिस्कस की, 8 में से किसी टेबल में गलती हो गई आपसे। मान लो पहली टेबल में गलती हो गई, B2B वाली टेबल में क्या गलती हो सकती है, इनवॉइस में मैंने GST नंबर गलत डाल दिया, टोटल वैल्यू गलत डाल दी, टैक्स गलत डाल दिया, टैक्स का रेट गलत डाल दिया। तो जो भी गलती हुई है ऐसी, उसको सही करने की ऑप्शन B2B के लिए 9A में है, लिखना चाहो तो लिख लो। B2B की गलतियां 9A से ठीक होंगी। यहाँ आते हो तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पहले चूज करना होता है। अब 2 ही फाइनेंशियल ईयर की ऑप्शन आती है, यानी अब 17-18 और 18-19 की गलतियां ठीक करने का मौका आपके पास
चला गया है। अब आप 19-20 की गलतियों को या 20-21 की गलतियों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, 19-20 पे मैं क्लिक कर लेती हूँ, एंटर करती हूँ एक इनवॉइस नंबर, चेक करते हैं क्या ये चेंज होगा। आपको इनवॉइस नंबर जरूर डालना पड़ेगा जो भी आप चेंज कर रहे हो, जिसे आप अमेंड कर रहे हो, और एग्जैक्टली वही नंबर डालना होगा जब आपने उसे जब आउटवर्ड सप्लाई में दिखाया था तब डाला था। अगर इनवॉइस नंबर मिसमैच होगा तो वो आपको शो नहीं करेगा। तो आपको नंबर डालते ही क्लिक करना है अमेंड इनवॉइस। यहाँ क्लिक करते ही देखिए मेरे पास जो इनवॉइस मैंने तब डाला था ना उसकी सारी डिटेल आ गई कि ये रिसीवर की आपने जीएसटी नंबर डाला था, ये उस रिसीवर का नाम था, ये ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर था, ये ओरिजिनल इनवॉइस की डेट थी। ठीक है, ये उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू था, ये उसका टैक्सेबल वैल्यू था और ये टैक्स था। अब मेरे पास ऑप्शन दे दी गई है, जो मेरे पास एडिटेबल पार्ट्स है ना उनको मैं एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर को भी चेंज कर सकती हूँ। मान लो मुझे ये इस पार्टी को ना देके इसको देना था क्रेडिट, तो मैं इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। 2 सेकंड लेगा ये चेंज होने में। तो ये देखिए इसने चेंज कर दी यहाँ पार्टी। ठीक है, तो जीएसटी नंबर भी आप ठीक कर सकते हो और नीचे टैक्स को भी चेंज कर दिया। ये पार्टी अब मेरी इंटर स्टेट है, जो पहले वाला नंबर डाला हुआ था वो इंट्रा स्टेट था, तो नीचे ऑटोमेटिकली टैक्स चेंज हो जाता है जीएसटी नंबर डालते। ठीक है, तो मेरा रिवाइज इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट, इसे चेंज करने की ऑप्शन नहीं है, पर रिवाइज इनवॉइस नंबर और डेट अगर मेरी है तो वो मुझे यहाँ डालनी है, ये मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई आ रही है मेरे पास, और टोटल इनवॉइस वैल्यू, अगर मैंने इसमें गलती कर दी थी तो मैं इसको भी एडिट कर सकती हूँ, और अगर मैंने टैक्सेबल वैल्यू में गलती कर दी थी तो मैं इसको भी एडिट कर सकती हूँ, टैक्स में गलती हो गई थी तो वो सारी मेरी यहाँ से ठीक हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी मेरी अमेंडमेंट। तो किसी भी इनवॉइस में आपने गलती कर दी थी, बाद में आपको पता चला, रिसिपेंट ने आपके आके बताया कि आपने इनवॉइस में गलती कर दी, मेरा जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, मेरा क्रेडिट नहीं आ रहा, तो आप उसको यहाँ से ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये हमने जान ली अमेंडमेंट बी टू बी की। अब अगली अमेंडमेंट है मेरी बी टू सी लार्ज की। ठीक है, तो जितनी भी टेबल्स थी उनकी अमेंडमेंट की टेबल भी अलग अलग है। तो बी टू सी एल को क्लिक कर लेते हैं। तो बी टू सी एल को भी चेंज करने के लिए 2 ही फाइनेंशियल ईयर के ऑप्शन है। ये लॉग आउट हो गया, कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको बी टू सी एल के लिए यहाँ ले चलती हूँ। तो ये देखिए B2CL पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप अमेंडमेंट करने के लिए, तो यहाँ भी आपको B2CL वाला इनवॉइस नंबर डालना होगा जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो। क्लिक करोगे अमेंड इनवॉइस पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। जो डिटेल्स एडिटेबल हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी, उनको आप ठीक कर सकते हो, जैसे कि टोटल इनवॉइस की वैल्यू को, टैक्सेबल वैल्यू को और अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इसी तरह से आप हर एक टेबल में अमेंडमेंट कर सकते हो। ये B2CL की थी। इसके बाद जो अमेंडमेंट आएगी वो आएगी हमारी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की। जैसे ही अमेंडमेंट आप कर लेते हो ना, तो देखो ऐसे आपको यहाँ नंबर्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही किसी भी टेबल में डेटा चला जाता है वैसे ही वहां पे अमेंडमेंट दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस की। अगली अमेंडमेंट है एक्सपोर्ट इनवॉइस की। तो जो भी आपने इनवॉइस डाला है उसकी अमेंडमेंट की भी ऑप्शन है। तो पहले आपको इनवॉइस नंबर जरूर चाहिए, जिसको भी चेंज कर रहे हो उसका इनवॉइस नंबर मुझे जरूर चाहिए। इनवॉइस नंबर डालूंगी, अमेंड इनवॉइस पे क्लिक करूंगी तो नीचे ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगी। जो भी एडिटेबल है उनको मैं एडिट कर सकती हूँ। तो एक्सपोर्ट के केस में मैं किसे एडिट कर सकती हूँ? पोर्ट कोड को, शिपिंग बिल को, शिपिंग बिल की डेट को, टोटल इनवॉइस की वैल्यू को, टैक्सेबल वैल्यू को और अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, चलिए ये जैसे ही आप करोगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा और प्रोसेस होते ही आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगली जो अमेंडमेंट है डेबिट क्रेडिट नोट की है। तो उसके लिए भी आपको डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर डालना है, अमेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अमेंड पे क्लिक करोगे तो जो फील्ड्स मेरे एडिटेबल हैं वो कौन से हैं? हमारा रिवाइज डेबिट या क्रेडिट का नोट, क्रेडिट नोट का नंबर, रिवाइज क्रेडिट डेबिट नोट की डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट,
नोट का टाइप यहाँ से आपको चूज करना है, नोट की वैल्यू, यानी कई बार क्या होता है मैंने क्रेडिट नोट डालना था डेबिट नोट डाल दिया, तो अगर मैंने वो गलती की है तो उसे भी सही करने की ऑप्शन है। क्रेडिट नोट को गलती से डेबिट दिखा दिया या डेबिट को गलती से क्रेडिट दिखा दिया, तो नोट का टाइप चूज करके आप इसको ठीक कर सकते हो। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास ना, और उनका रिप्लाई हमारी टीम आपको देने की कोशिश कर रही है साथ साथ, पर आप बहुत ज्यादा क्वेरीज पूछ रहे हो इस वक्त। इतनी सारी क्वेरीज सेशन के बीच में लेना पॉसिबल भी नहीं होता, तो थोड़ा आप अंडरस्टैंड कर ले सेशन को, ठीक है। नोट की वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, तो इनको एडिट करने की आपके पास ऑप्शन है। टैक्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू को चेंज करोगे या टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अमेंडमेंट्स होनी है, जैसे ही करोगे तो ये इस तरह से इनवॉइस प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड वाले जो डेबिट क्रेडिट नोट हैं उनको भी आप अमेंड कर सकते हो। जिसको भी अमेंड करना है उसका इनवॉइस नंबर, क्रेडिट नोट नंबर या डेबिट नोट नंबर आपको जरूर चाहिए। उसको डाल के अमेंड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपके पास जो भी एक्टिव ऑप्शन है उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करना बहुत इजी है, आपके पास अमेंडमेंट की ऑप्शन एक्टिव की गई है हर एक टेबल के लिए। अब बात करते हैं हम B2C अदर की, तो हमने बात कर ली, इसकी अमेंडमेंट की भी बात कर ली। चलिए एक बार हम अब लॉग इन कर लेते हैं दोबारा। तो अब हमने यहाँ पे अपनी मैक्सिमम टेबल्स डिस्कस कर ली हैं। ऐसे ही हमारी एक टेबल यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस की भी है, 11B1 11B2, मतलब जब आप एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस बना दोगे तो उसकी भी डिटेल आप जीएसटीआर 1 में शो करोगे। ऐड करोगे स्टेट वाइज डिटेल, स्टेट को चूज करोगे, जैसे मान लो मैं स्टेट को चूज करती हूँ गुजरात, तो नीचे मेरे पास ग्रोस एडवांस एडजस्टेड डालने की ऑप्शन और फिर टैक्स का अमाउंट डालने की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने जीएसटीआर 1 की अब सभी टेबल्स डिस्कस कर ली हैं। ये कर ली है नील रेटेड वाली शायद कर ली। अब एडवांसेस वाली में ही उनको अमेंडमेंट करने की भी ऑप्शन है। एडवांस में भी अगर गलती कर दी थी तो जैसे और चीजों को अमेंड करते हो बिल्कुल वैसे ही उन्हें भी कर सकते हो, और B2C अदर की गलतियों को ठीक करने के लिए भी अमेंडमेंट की ऑप्शन है। तो जो भी रिलेवेंट टेबल है उसकी अमेंडमेंट की भी सेम ही टेबल है, आपको वहां पे उसे रेफर करना है। जैसे मान लो एडवांस डालते हुए गलती कर दी थी, अब उसको ठीक करना है तो क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं देयर आर नो इनवॉइसेस टू बी डिस्प्लेड, मेरे केस में कोई नहीं आ रहा तो वो मुझे नहीं दिखाएगा, तो आपके केस में होगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, प्लेस ऑफ सप्लाई चूज करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देने लगेगा, आप उसमें अमेंड इनवॉइस करके उसको अमेंड कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवांस के केस में। और अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस की भी टेबल हमें दी है। अब B2C अमेंडमेंट की भी हमें टेबल यहाँ पर दी है। ओपन कर रही हूँ मैं, थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है। टेबल नंबर 10 को ही ओपन कर रही हूँ वंदेश, ओपन होने दें इसे। हाँ हितेंद्र जी ठीक है, अप टू 1.5 करोड़ भी आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये शायद कुछ पोर्टल में प्रॉब्लम है, बार बार लॉग आउट हो रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, सी अमेंडमेंट।
ये आ गए हम टेबल नंबर 10। B2C स्मॉल वाले जो हैं, B2C अदर्स, उनकी अमेंडमेंट के लिए यहाँ पर टेबल आ गई। ईयर चूज करना है, अभी हमें 2 ही ईयर दिख रहे हैं, मान लो 1920 है। मंथ चूज करना है, जिस मंथ का B2CS आपको चेंज करना है, मान लो अक्टूबर का करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करनी है, मान लो मेरी दिल्ली है। अमेंड डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उस महीने की कंसोलिडेटेड आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ मेरे केस में ऐसा नहीं था तो इसलिए यहाँ दिख नहीं रही है, ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, दिखा नहीं पा रही हूँ। तो अगर आपके केस में उस मंथ की सप्लाई डली हुई होगी B2C स्मॉल, तो वो आपको यहाँ शो होने लगेगी, उसकी वैल्यू में आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। स्टेट वाइज जो भी डेटा है उसको आप चेंज कर पाओगे। कई बार क्या होता है, मान लो मेरी दिल्ली की सप्लाई थी 1 लाख, ठीक है, उसका टैक्स था 18,000, गलती से मैंने उसे चंडीगढ़ में दिखा दिया, तो मैं यहाँ से स्टेट चूज करके चंडीगढ़ वाली सप्लाई को 0 कर दूंगी और दिल्ली के लिए ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं B2C सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ हमने सारी टेबल समझ ली GSTR 1 की। जैसे ही GSTR 1 आपकी प्रिपेयर हो जाती है, सारा डेटा आप फीड कर लेते हो, जनरेट GSTR 1 समरी पे आपको क्लिक करना होता है। पर GSTR 1 के केस में बड़े केयरफुल रहना, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे समरी आने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो अब आ गई, यहाँ मैंने एक इनवॉइस एंटर किया था, उसकी समरी अब आ गई, तो थोड़ा सा टाइम लेती है ये, हाफ एन आवर 15 मिनट, डिपेंड करता है लोड पे, डिपेंड करता है पोर्टल के। तो जब तक आपका सारा डेटा शो ना होने लगे तब तक अपनी GSTR 1 को फाइल ना करना, ठीक है। जब सारा डेटा शो होने लगे ना तभी अपनी GSTR 1 को फाइल करना, और तभी GSTR 1 की समरी जनरेट कर लेना। 1 ही मिनट लेता है समरी जनरेट करने में। समरी जनरेट करते ही इस पे टिक करना, आई एक्नॉलेज पे। 8A 8B 8C 8D ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है आपकी। नील रेटेड, अच्छा मैंने ये शायद बताई नहीं, नील रेटेड सप्लाईज है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। नील रेटेड को बाइफरकेट करके बताना है, रजिस्टर्ड पर्सन वाली और अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली। कैसे बाइफरकेट करनी है, इंटर और इंट्रा, और फिर कैसे बाइफरकेट करनी है, नील रेटेड अलग दिखानी है, एग्जाम्प्टेड सप्लाई अलग दिखानी है, और नॉन GST सप्लाई अलग दिखानी है। तो जिनके केस में ऐसी सप्लाई है उनके लिए दिखानी है, जिनकी नहीं है वो इसे छोड़ देंगे। GSTR 1 में ऐसा है, जिस भी टेबल में आपका डेटा है बस उसी को भरना है। ये नहीं है कि सारी 19 की 19 टेबल आपने भरनी, जो रिलेवेंट टेबल्स हैं आपके लिए उन्हीं को आपको भरना है, ठीक है। राहुल क्लियर हो ना 8 नंबर टेबल के लिए? मैं उसे दिखाना भूल गई थी, ये कॉमन टेबल है। 8 हमारी कॉमन टेबल है, 12 हमारी कॉमन टेबल है, 13 हमारी कॉमन टेबल है, 8 मेन टेबल है और 8 फिर उन्हीं की अमेंडमेंट की टेबल है, ठीक है। तो अमेंडमेंट के लिए जितने भी फील्ड्स एक्टिव होते हैं उनके हिसाब से आप अमेंडमेंट कर लेना। और अमेंडमेंट्स की, GSTR 1 की अमेंडमेंट्स की, एडजस्टमेंट्स की एक मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज आपको जैसे ही ये वीडियो मिलेगी ना और PDF फाइल मिलेगी, उसी के साथ मेरी वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि आप एडजस्टमेंट्स भी कैसे करते हो, B2B B2C में गलती होगी समथिंग कुछ, वो वीडियो भी आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही आपकी सारी GSTR 1 फिल हो जाए, GSTR 1 समरी पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे नीचे आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर लेना, फिर ये आपका नीचे सबमिट का बटन एक्टिव हो जाएगा, सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट करने के बाद फाइल रिटर्न की ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ ये जो PDF मैंने खोली हुई है ना, इसमें भी सारा प्रोसेस दे रखा है, ये भी आपके साथ आज हम शेयर कर देंगे, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इससे आप इसकी मदद ले सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको फाइनल प्रोसेस भी इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे ही आपकी समरी तैयार हो जाती है, आई एक्नॉलेज पे आप जब क्लिक करते हो तो सबमिट का बटन यहाँ पे आपके लिए एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके पास मैसेज आता है, यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR 1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। अगर आप प्रोसीड करोगे तो इसके बाद कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबमिट करने के बाद आप GSTR 1 में चेंज नहीं कर सकते, उससे पहले कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास स्टेटस भी आ जाएगा सबमिटेड। और प्रोसीड करने के बाद भी एक एक्शन आपको और लेना है, फाइल करने का, ये वाला फाइल रिटर्न, एक मिनट, ये दिस फाइल रिटर्न, ठीक है। तो इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, ऑथराइज सिग्नेटरी को फिर आप चूज करोगे और फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, फाइल विद डिजिटल सिग्नेचर एंड फाइल विद EDC।
फाइल विद ईवीसी करते हो तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी चला, मोबाइल नंबर पे जाता है ईवीसी से, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा और आपकी जीएसटीआर 1 प्रोसीड करते ही, ओटीपी एंटर करते ही फाइल हो जाएगी। ऐसा ही मैसेज आपके पास अपीयर होगा। मुझसे कोई 11A और 11B के लिए पूछा है। 11A और 11B एडवांस के लिए है। अगर एडवांस के टाइम पे आपको जीएसटी आपने भरा था, 3B के थ्रू भरोगे जीएसटी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिक्लेयर करो। तो जिस एडवांस के लिए जीएसटी भरा, ठीक है, उसकी डिटेल आप 11 में डालोगे। जब तक इनवॉइस नहीं बना उसके अगेंस्ट आपने भर दिया एडवांस, और इनवॉइस बनने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एडवांसेस थे जिनका इनवॉइस आपने बना लिया, वो आपको 11B में दिखाना। ठीक है, तो ये है हमारी ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ जीएसटीआर 1। अब एक बार आपको ऑफलाइन यूटिलिटी भी दिखाना चाहूंगी मैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन यूटिलिटी मेरी तब मुझे काम देगी जब मेरे इनवॉइसेस 500 से कम है। अब ऐसे पर्सन जिनके बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं तो वो ये ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करते हैं जो हमें जीएसटी पोर्टल पे दी हुई है। मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से आप जब भी जैसे लॉगिन भी करोगे ना, आप यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन होती है, ऑफलाइन टूल्स में आप आओगे तो रिटर्न ऑफलाइन टू, इसमें आपको जीएसटीआर 1 मिल जाएगा और जीएसटीआर 3B की ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ से मिल जाएगी। तो दोनों ही रिटर्न्स आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो ये होती है हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होती है। अपलोड न्यू इनवॉइस, जब इनवॉइसेस को अपलोड करना हो या डेटा प्रिपेयर करना हो रिटर्न का, तो ये है ऑप्शन। या फिर आपको पोर्टल से आपने फाइल डाउनलोड कर रखी है रिटर्न की, अभी आपने अपलोड कर दी थी, या पहले वाली फाइल डाउनलोड करके ओपन करना चाहो तो यहाँ से ऑप्शन है। और कोई एरर आएगी तो एरर फाइल को ओपन करने की ऑप्शन यहाँ से होती है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती है। देखिए कितना अच्छे से यहाँ समझाया होता है इस यूटिलिटी में। तो न्यू पे आप क्लिक करोगे तो पहले तो आपसे ये मांगेगा कि ये जीएसटीआर 1 भर रहे हो या जीएसटीआर 2। 2 तो अब एक्टिव है ही नहीं, जीएसटीआर 1 ही रहेगी। फिर डाला जाएगा जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर। तो मैं जीएसटीएन डाल लेती हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आ रहा है यहाँ पे, जो भी फाइनेंशियल ईयर आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, जिस भी टैक्स पीरियड के लिए काम कर रहे हो, जैसे मैं जून की बात करूँ तो वो आ गया। अगर आप SCZ टैक्स पेयर हैं तो यस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। तो ये नहीं है तो मैंने नो कर दिया, प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये वार्निंग दे रहा है कि अपनी डिटेल्स चेक कर लो, सही है तो यस कर दो। ठीक है, जैसे ही यस करोगे, अब जितनी भी टेबल्स मैंने आपको अंदर समझाई थी, अभी ऑनलाइन में समझाई थी, वही सारी की सारी टेबल यहाँ भी अवेलेबल है। 1 बाय 1 चूज करो तो डाटा एंटर कर लो, या फिर इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन है फाइल को इंपोर्ट करने की। एक्सेल फाइल में डेटा एंटर करके आप यहाँ सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। वो कहाँ से मिल जाता है, जब आप यूटिलिटी डाउनलोड करते हो ना, ये जीएसटीआर 1 की जब यूटिलिटी डाउनलोड करते हो ना, तो ये सारी फाइल्स आपको मिलती हैं जो आपको मेरे फोल्डर में दिख रही है, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये सारी फाइल्स आपको मिलती हैं। इसमें ये जीएसटीआर 1 की एक एक्सेल फाइल भी आपको मिलती है। ओपन कर लेती हूँ मैं। ये है वो एक्सेल फाइल जो आपको मिलती है यूटिलिटी के साथ। इसमें देखिए नीचे शीट्स दी होती हैं, B2B, B2BA मतलब उसकी अमेंडमेंट, B2CL, B2CLA, सारी शीट्स आपको दे रखी है। इन शीट्स में अपना डेटा प्रिपेयर कर लो और फिर डायरेक्टली शीट को वहां इंपोर्ट करना है। जैसे मैं इसी को इंपोर्ट करके देखती हूँ ऑफलाइन टूल में। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करो, सिलेक्ट कर लो, सेक्शन वाइज भी कर सकते हो या पूरी की पूरी भी कर सकते हो। मैं पूरी एक्सेल करना चाह रही हूँ तो इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक किया। अब जहां भी मेरी फाइल सेव है मैं वहां चली जाऊंगी। ये रही मेरी वो फाइल, इसको ओपन कर लो। ठीक है, तो ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव डेटा, यस कर दो। तो इन्हीं के फॉर्मेट में डेटा बनाना होता है। इनकी जो एक्सेल फाइल है ना, उसी फॉर्मेट में डेटा प्रिपेयर करना होता है, अदरवाइज फिर डेटा ठीक नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो अगर ज्यादा डेटा होता है तो हम आपको ऑफलाइन टूल से ही रिटर्न फाइल करने की सजेशन देते हैं। तो बस ये 2-4 मिनट लेगा। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल करते ही ये सारा डेटा मेरी ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर आ जाएगा। अभी डेटा को आने दो। तो बहुत सारे लोग तो सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। ठीक है, कई लोग सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, तो दैट इज एज पर योर कन्वीनियंस। जीएसटी पोर्टल ने आपको ऑप्शंस दे रखी हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बता देगा कि आपको वार्निंग दे रहा है, कुछ इनवैलिड इनपुट्स भी हो सकती है, तो आपको वार्निंग भी साथ साथ देता रहेगा। मैंने तो इन्हीं की फाइल उठाई है अभी जो मुझे मिली थी, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे करना है व्यू समरी।
तो व्यू समरी करते देखिए मेरी हर एक टेबल में डेटा आ गया, 5 मिनट में हो गया काम। एक्सेल फाइल में डाटा डालते सारा इसमें डल गया। आप इसमें चाहो तो 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हो हर एक के अंदर क्या डेटा है। देखो B2B पे क्लिक किया, B2B इनवॉइस वाली टेबल थी ना मेरी 4A 4B 4C, तो उसमें डेटा दिखा दिया इसने कि ये सारा डेटा आपने भर रखा है। ठीक है, अगली टेबल यहीं से चूज कर सकती हूँ मैं देखना चाहती हूँ अमेंडमेंट में क्या है, तो यहाँ चलेगी, तो ये पूरी की पूरी मेरी 19 की 19 टेबल यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही सेम आप ऑफलाइन यूटिलिटी पे भी काम कर सकते हो, चाहे 1 बाय 1 डाल लो, चाहे एक्सेल से इंपोर्ट कर लो। जब भी किसी डेटा को डिलीट करना हो तो यहाँ डिलीट की भी ऑप्शन है, क्लियर सेक्शन की ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आप JSON फाइल प्रिपेयर करते हो, जब आपका सारा डेटा तैयार हो जाता है ना, तो आप फिर इसे JSON में कन्वर्ट करके और अपलोड करते हो GST पोर्टल। ठीक है, तो अगर आपके इनवॉइस कम है, अगर आपकी पार्टी ऐसी है जिसके इनवॉइस ज्यादा नहीं होते, तो ऑनलाइन मोड हम आपको सजेस्ट करते हैं, और अगर आपका डेटा ज्यादा है तो हम आपको ऑफलाइन मोड सजेस्ट करते हैं। टैली से भी कर सकते हो आप, एक्सेल में इंपोर्ट करके। टैली से तो डायरेक्टली JSON फाइल बन जाती है, वो आप यूज कर सकते हो। वो वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। मैं लिख लेती हूँ मुझे कौन कौन सी वीडियो आपको देनी है। अमेंडमेंट वाली देनी है और एक टैली वाली देनी है, टैली से GSTR1 बनाना, ये वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका GSTR1 और 3B को फाइंड करना। अब अगर आपके पास लॉगिन है तो अभी मैं आपके साथ ये वाला एग्जांपल शेयर करूंगी, या तो लॉगिन पे कर लेना, अदरवाइज मैं आपके साथ ये एक और मेरी एक्सेल शीट थी ना, ये वाली वर्किंग फाइल वाली, ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसमें आप एक बार ट्राई करके देख लेना। ये वाली फाइल ये आपको सैंपल के लिए मिल जाएगी, आप इसी में अपना डेटा तैयार कर सकते हो 3B का। ठीक है, इस पे आप काम करके देख लेना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको 3B और 1 पूरी तरह से समझा दी है। कोई भी क्वेरी आ रही हो तो legalsahayak@gmail.com पे आप ईमेल कर देना। ठीक है, थैंक यू राहुल, आपको क्लास अच्छी लगी। अभी कुछ लोग अभी भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेरीज ले रहे हैं। थैंक यू अमर। दर्शन, अभी तो हम GST पे ही काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स की भी कोशिश करेंगे क्लास लाने की। बहुत लेंथी सब्जेक्ट है वो, ट्राई करेंगे, अगर ऐसा कोई सेशन निकालेंगे तो देन वी विल डिस्कस विद यू। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप हर क्लास के लिए रजिस्टर कर लिया करें। आपके पास एक लिंक आता है, 2 लिंक आते हैं हर हफ्ते आपके पास, और वो रजिस्ट्रेशन आप जल्दी कर लिया करें। कुछ लोग ना, जैसे आज क्लास है, क्लास का टाइम है 4 बजे, तो 4 बजे ही रजिस्टर करते हैं या 4 के बाद भी रजिस्टर करते हैं, तो टीम को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इतना ज्यादा बिजी हो जाता है ना शेड्यूल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट पहले तक, जिस दिन क्लास है उसके 15 मिनट पहले तक जो रजिस्टर कर लेंगे, आगे से उन्हीं को फिर एंट्री मिल पाएगी, अदरवाइज हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ सकते हैं। अब जिसकी भी जो भी क्वेरी है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेल कर देना, हम ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने की। और अभी आपने जो मेरे से सीखा है ना, इसको अब आप जब प्रैक्टिकली करेंगे, कोई भी चीज जब आप किसी से समझ रहे हो और जब आप उसे खुद करके देखते हो ना, आधी चीजें कल सारी क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर प्रैक्टिस जरूर किया करें। जैसे क्लास में मेरे पास क्वेश्चंस अभी भी आते रहते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में चीजें समझा दी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेरीज जो मैंने इतना फोकस कर करके, मतलब उन पे बार बार प्रेशर कर करके समझाया था, वो क्वेरीज भी मेरे पास आती है ना, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग मेरी पिछली क्लास या तो मिस कर देते हो या ध्यान से नहीं देखते हो, इसीलिए वो क्वेरीज आती है। आप, ये छोटा सा हमारा GST का कोर्स है, हमने बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का रख रखा है, और इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ के कर लोगे ना, तो एक्सपर्ट बन जाओगे GST के, हमसे भी ज्यादा अच्छा काम करोगे। हो सकता है कल को हमारी तरह आप भी पढ़ाने लग जाओ और लोगों को, बट थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बस यही कहूंगी, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।